आज की इस इन डेप्थ चर्चा की शुरुआत एक बहुत ही शॉकिंग फैक्ट से करते हैं। ग्लोबल फाइनेंशियल इंटेग्रिटी यानी जीएफआई रिपोर्ट के हिसाब से जो आर्टिफैक्ट्स और एंटीक्विटीज का इलीगल ट्रेड है ना, वो दुनिया के सबसे प्रॉफिटेबल क्रिमिनल एंटरप्राइजेज में से एक है। इसकी वैल्यू करीब $6 बिलियन आकी गई है। हाँ, और सबसे ज़्यादा चिंता की बात यह है कि इंडिया का रिच हेरिटेज इसका सबसे बड़ा शिकार बन रहा है। देखिए, हमारे टेम्पल्स और आर्कियोलॉजिकल साइट्स पे ना एडिक्वेट प्रोटेक्शन नहीं है, सही बात है। जिसके कारण स्टोन और मेटल आइडल्स लगातार स्मगल हो रहे हैं। अगर डेटा देखें तो वो सच में बहुत अलार्मिंग है। 1000 से ज़्यादा स्टोन आइडल्स हाई प्राइसेस पे स्मगल हो चुके हैं। और अकेले तमिलनाडु से पिछले 25 इयर्स में लगभग 1200 आइडल्स चोरी हुए हैं। बाप रे, 1200 आइडल्स सिर्फ एक स्टेट से। सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स के लिए इंडियन आर्ट एंड कल्चर का ये लॉस एक बहुत क्रूशियल टॉपिक बन जाता है। पर हर जगह सिर्फ बुरी खबर नहीं है। वॉशिंगटन डीसी के स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन के नेशनल म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ना 3 स्टोलन इंडियन ब्रॉन्ज स्टैचूज वापस करने का अश्योरेंस दिया है। एग्जैक्टली और ये डिसीजन ऐसे ही हवा में नहीं लिया दिया। एक रिगरस प्रोवेनेंस रिसर्च हुई है। प्रोवेनेंस रिसर्च यानी उनकी पूरी हिस्ट्री ट्रैक की गई। हाँ बिल्कुल, उन्होंने फॉर्मली डॉक्यूमेंट किया कि ये आइडल्स इलीगली टेम्पल से निकाले गए थे और उनकी स्मगलिंग कैसे हुई। तो उन 3 स्टैचूज के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं, क्योंकि एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है। पहला है 12th सेंचुरी का सोमास्कंदा। राइट, इसमें शिवा और उनकी वाइफ पार्वती को दर्शाया गया है। और कैंडिडेट्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि सोमा स्कंदा पैनल में आमतौर पर शिव पार्वती और इन्फेंट स्कंदा यानी मुरुगन होते हैं। ये पल्लवा और चोला आर्ट का एक प्राइम फीचर है। बिल्कुल। दूसरी मूर्ति है 16th सेंचुरी के सेंट सुंदरार और पारावाई की। हाँ, और सेंट सुंदरार साउथ इंडिया के प्रोमिनेंट शैवा नायनार सेंट्स में से एक थे। ये सिविल सर्विसेज के लिए अच्छा फैक्ट है। और जो तीसरी मूर्ति है वो है 990 एडी का शिवा नटराजा, या जिसे डांसिंग शिवा भी कहते हैं, जो कि चोला डायनेस्टी का पीक पीरियड था। उनका ब्रॉन्ज कास्टिंग प्रोसेस तो पूरी दुनिया में फेमस है। ये तीनों सेक्रेड आइडल्स एक्चुअली ओरिजिनली टेम्पल प्रोसेशंस में यूज होते थे। और एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्रीमेंट ये हुआ है सोर्सेज के मुताबिक, खासकर इस शिवा नटराजा आइडल को लेकर। हाँ, एग्रीमेंट ये हुआ है कि शिवा नटराजा का आइडल यूएस म्यूजियम में ही डिस्प्ले होगा, एक लॉन्ग टर्म लोन पर, लेकिन उसकी एब्सोल्यूट ओनरशिप हमेशा इंडिया के पास ही रहेगी। तो इस पूरे एनालिसिस से कंक्लूजन ये निकलता है कि ये सिर्फ एक वन ऑफ केस नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट को सभी मिसिंग एंशिएंट आइडल्स और आर्टिफैक्ट्स की एक प्रॉपर लिस्ट डॉक्यूमेंट करनी चाहिए और उनको रिकवर करने के एफर्ट्स को जल्दी स्टेप अप करना होगा। मैं एग्री करती हूँ, लेकिन एक फाइनल प्रोवोकेटिव थॉट पर ध्यान देना जरूरी है। इंटरनेशनल रिकवरी अपनी जगह सही है, पर क्या इंडिया को इस $6 बिलियन इलीगल ट्रेड को सोर्स पर ही ब्लॉक करने के लिए अपने डोमेस्टिक हेरिटेज प्रोटेक्शन लॉज को और ज्यादा स्ट्रिक्ट बनाने की जरूरत नहीं है? नेक्स्ट टॉपिक। तो आज हम असम के कुछ ऐसी रेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स पर बात करने वाले हैं जो हमारी हिस्ट्री को, मतलब सदियों से, हाँ, जो बेसिकली एंशिएंट हिस्ट्री को प्रिजर्व किए हुए हैं। और आज का हमारा मेन सोर्स फ्राइडे को हुई एक 2-day वर्कशॉप है। राइट। ये एक्चुअली गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के फनीधर गत्ता सेमिनार हॉल में हुई थी, जिसका टाइटल था मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ असम। इसे गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने इनॉग्रेट किया और ये इवेंट ना गवर्नर असम भाषा प्रोत्साहन योजना 2025 के अंडर ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसका मेन पर्पस स्टेट के लिंग्विस्टिक और लिटरेरी हेरिटेज को प्रमोट और प्रिजर्व करना है। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात गवर्नर की स्पीच से निकल कर आई। उन्होंने इन मैन्युस्क्रिप्ट्स को नॉलेज और कल्चरल लेगेसी के इमॉर्टल कैरियर्स कहा है। मतलब अगर हम सोचें तो एंशिएंट कमारूपा से लेकर अहोम पीरियड तक की जो इलिस्ट्रेटेड नॉलेज ट्रेडिशन है, वो सच में बहुत रिच है। बिल्कुल, और सिर्फ रिच ही नहीं बल्कि उसमें काफी डाइवर्सिटी भी है। जैसे इन डॉक्यूमेंट्स में मोस्टली संस्कृत, असामीज और टाई अहोम लैंग्वेजेस का यूज हुआ है, जो स्टेट के मल्टीलिंगुअल और मल्टीकल्चरल ईथोस को डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करते हैं। ये एक परफेक्ट एंशिएंट एग्जाम्पल है। हाँ, और अगर हम स्पेसिफिक फिगर्स की बात करें तो श्रीमंता शंकर देवा और श्री माधव देवा के वर्क से विजडम और सोशल हार्मनी के मैसेजेस मिलते हैं। साथ ही कंपैशन और ह्यूमन डिग्निटी के बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस भी हैं इनमें। एग्जैक्टली। और अहोम एरा की हिस्ट्री का रेफरेंस भी उतना ही फैसिनेटिंग है।
उनकी हिस्टोरियोग्राफी मतलब हिस्ट्री लिखने की जो कला थी उसे एक यूनिक और साइंटिफिक ट्रेडिशन माना जाता है। जो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड कीपिंग के लिए बहुत ज़रूरी था। पर आज के इस डिजिटल एज में इन सभी फिजिकल रिकॉर्ड्स की प्रिजर्वेशन की इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए लोक भवन का लैंग्वेज प्रमोशन इनिशिएटिव एक बड़ा स्टेप है। ये लिंग्विस्टिक हार्मनी और कल्चरल डायलॉग को प्रैक्टिकली आगे बढ़ाता है। और इसका एक रीसेंट एग्जाम्पल भी सामने आया है। हाल ही में असैमिस और तमिल पेट्रियोटिक पोएम्स की एक ट्रांसलेटेड कॉम्पिलेशन पब्लिश हुई है। राइट। इंडिया के एंशिएंट नॉलेज ट्रेडिशंस को प्रिजर्व और डिसेमिनेट करने का ये बड़ा इनिशिएटिव अब गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के कोलैबोरेशन के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। ये सोचना सच में बहुत फैसिनेटिंग है कि जब एंशिएंट कामरूपा और अहोम ईरा के इन रेयर टेक्स्ट्स को पूरी तरह से डिजिटल आर्काइव्स में इंटीग्रेट कर दिया जाएगा, तो क्या इस फील्ड की हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग पूरी तरह से बदल जाएगी? नेक्स्ट टॉपिक। आज हम इकोनॉमी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट पे बात कर रहे हैं। सैटरडे को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मतलब SBI ने एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका नाम है चक्रा। हाँ, चक्रा बेसिकली ये एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। राइट। इसका जो मेन एम है वो है सनराइज सेक्टर्स को फाइनेंस करना, जो इंडिया की इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए काफी क्रिटिकल है। बिल्कुल। ये एक नॉलेज लेड प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगा, स्पेशली नेक्स्ट जनरेशन और टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेक्टर्स के लिए। और सस्टेनेबिलिटी पर भी इनका पूरा फोकस रहेगा। तो अगर हम उन 8 सनराइज सेक्टर्स की बात करें जो नेशनल इकोनॉमी के लिए रेलेवेंट हैं। हाँ, वो 8 सेक्टर्स हैं। रिन्यूएबल एनर्जी, फिर एडवांस्ड सेल केमिस्ट्री एंड बैटरी स्टोरेज, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी भी है इसमें। करेक्ट। साथ ही ग्रीन हाइड्रोजन और सेमीकंडक्टर्स भी शामिल हैं। और डीकार्बनाइजेशन और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ, और लास्ट में डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये टोटल 8 सेक्टर्स हैं। ये काफी बड़े सेक्टर्स हैं और इन्वेस्टमेंट टू डेटा भी काफी बड़ा है, राइट? बड़ा। अगर हम डेटा देखें तो ईयर 2030 तक इन सनराइज सेक्टर्स में 100 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कैपिटल इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेड है। 100 लाख करोड़, ये तो काफी मैसिव अमाउंट है। इसीलिए SBI की स्ट्रैटेजी है कि इस कैपिटल को बहुत रिस्पॉन्सिबली डायरेक्ट किया जाए। मतलब रिस्क असेसमेंट काफी स्ट्रांग होना चाहिए। एग्जैक्टली। इन कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स में इनोवेटिव फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर्स डेवलप करना बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि ये ट्रेडिशनल इंडस्ट्री से बिल्कुल अलग है। और यही बात SBI चेयरमैन चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी ने भी कही है कि इंडिया की जो फ्यूचर ग्रोथ है वो इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी पर बेस्ड होगी। हाँ, और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग पर भी। इसी विजन को सपोर्ट करने के लिए SBI चक्रा बैंक की इंस्टीट्यूशनल कैपेबिलिटी को बढ़ा रहा है। तो इससे बैंक के ऑफिशियल्स इन इमर्जिंग सेक्टर्स को बेहतर समझ पाएंगे। बिल्कुल। और वो स्पेशलाइज्ड फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस डिजाइन कर पाएंगे और पूरे इकोसिस्टम के साथ पार्टनरशिप कर सकेंगे। तो एक तरह से ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस SBI की लीडरशिप को और रीइंफोर्स कर रहा है, स्पेशली न्यू एज टेक्नोलॉजीज और क्लाइमेट फाइनेंस में। करेक्ट। और ये इंडिया को ग्लोबल वैल्यू चेन में पूरी तरह से इंटीग्रेट करने में भी बहुत हेल्प करेगा। तो ये सब देखकर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि क्या 100 लाख करोड़ रुपए के इस स्केल का इन्वेस्टमेंट इंडिया के इकोनॉमिक मॉडल को पूरी तरह से रीडिफाइन कर देगा? नेक्स्ट टॉपिक। हेलो और वेलकम। आज हम एक बहुत ही इंस्पायरिंग अचीवमेंट पर बात करने वाले हैं। हाँ, और ये एक ऐसी स्टोरी है जिसके फैक्ट्स ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली। तो हमारा मेन फोकस चेमे सर्डियोन पर है। वो गैंगटॉक सिक्किम की नेटिव है। राइट। और अभी वो NTPC बोंगाईगांव में सीनियर मैनेजर PNS की पोस्ट पर है। हाँ। और उन्होंने 23 जनवरी को माउंट किलिमंजारो सक्सेसफुली स्केल किया है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। अगर हम ज्योग्राफी फैक्ट्स को क्लोजली देखें तो माउंट किलिमंजारो बेसिकली नॉर्थ ईस्टर्न टांजानिया में लोकेटेड है। सही कहा। ये लोकेशन पॉइंट सभी को क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल। इसकी हाइट एग्जैक्टली 5,895 मीटर्स है, यानी सी लेवल से लगभग 19,341 फीट ऊपर। वाओ, 19,000 फीट। इसे रूफ ऑफ अफ्रीका भी बोलते हैं, राइट? हाँ, रूफ ऑफ अफ्रीका। और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो ध्यान रखने वाला है वो ये कि ये वर्ल्ड का टॉलेस्ट फ्री स्टैंडिंग माउंटेन है। फ्री स्टैंडिंग मतलब ये किसी बड़ी माउंटेन रेंज का पार्ट नहीं है। सही पकड़ा। जैसे हिमालयाज एक माउंटेन चेन है, वैसा नहीं है। ये बिल्कुल अकेले प्लेन ग्राउंड से किसी जॉइंट की तरह उठता है। मेक सेंस। अगर हम उनके रूट डिटेल्स देखें तो छेमे ने समिट तक पहुंचने के लिए लेमोशो रूट चूज किया था, जिस रूट में लगभग 8 डेज लगते हैं पूरा करने में। हाँ, 8 डेज।
ये वहाँ के सबसे सीनिक और वेल एस्टैब्लिश्ड राउट्स में आता है। और उनकी इस जर्नी का एक बहुत ही इंस्पायरिंग और पर्सनल डायमेंशन उनकी फैमिली का सपोर्ट था। ओह यस, उनके पेरेंट्स पेमा त्सोमो भूटिया और छेरिंग ताशी भूटिया ने भी इस एक्सपीडिशन में पार्ट लिया। ये काफी इंटरेस्टिंग है। फिजिकल कंस्ट्रेंट्स होने के बाद भी उनके पेरेंट्स 5200 मीटर्स तक ट्रेक करके गए। हाँ, वो समिट से बस 695 मीटर्स पहले रुके। सो क्लोज। राइट। और हमारे सोर्सेज ये पॉइंट आउट करते हैं कि चिमे के पास कोई एक्सटेंसिव माउंटेनियरिंग ट्रेनिंग नहीं थी। ये उनका सबसे बड़ा सक्सेस फैक्टर है। उनकी डिटर्मिनेशन, मेंटल स्ट्रेंथ और उनकी फैमिली का अनवेवरिंग सपोर्ट ही उनका मेन ड्राइविंग फोर्स था। नेक्स्ट टॉपिक। आज का डिस्कशन 2026-27 की यूनियन बजट पर है। फाइनेंस मिनिस्टर का ये 9th कंसेक्यूटिव बजट करीब 90 मिनट्स चला और इसका टोटल साइज 53.5 लाख करोड़ है। हाँ, सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि 5 स्टेट्स में इलेक्शंस होने के बावजूद इसमें कोई पॉपुलिस्ट मेजर्स नहीं है। पूरा फोकस एक्चुअली विकसित भारत, लॉन्ग टर्म ग्रोथ और फिस्कल कंसोलिडेशन पर रखा गया है। एग्जैक्टली। कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी केपेक्स देखें तो उसे बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ कर दिया गया है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक सीधा और बड़ा पुश है। और इसमें बस रोड्स नहीं है, 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स प्लान किए गए हैं। साथ ही डिफेंस एक्सपेंडिचर लगभग 1/5 बढ़ाया गया है, जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को काफी बूस्ट देगा। राइट। मैन्युफैक्चरिंग से याद आया, 7 प्रायोरिटी सेक्टर्स हाईलाइट हुए हैं। फार्मा, सेमीकंडक्टर्स, रेयर अर्थ मैग्नेट्स, केमिकल्स, कैपिटल गुड्स, टेक्सटाइल्स और स्पोर्ट्स गुड्स। तो एप्री के सक्सेस के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का आउटलेट डबल करके 40,000 करोड़ कर दिया है। और सेकंड सेमीकंडक्टर मिशन भी अनाउंस किया गया है। बायोफार्मा हब बनाने के लिए अगले 5 इयर्स में 10,000 करोड़ इन्वेस्ट होंगे और 200 लेगेसी इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स को रिवाइव करने का प्लान भी है। देखिए, टेक स्पेस में ग्लोबल डेटा सेंटर्स के लिए 20-year टैक्स हॉलिडे और फॉरेन क्लाउड फर्म्स के लिए 15% सेफ हार्बर दिया गया है। ये बेसिकली उन कंपनीज को बेनिफिट करेगा ना जिन्होंने हैवी इन्वेस्ट किया है, जैसे गूगल और माइक्रोसॉफ्ट का 2025 वाला $40 बिलियन का कमिटमेंट। सही पकड़ा। स्मॉल बिजनेसेस के लिए भी 10,000 करोड़ का एसएमई ग्रोथ फंड बनाया गया है। और कस्टम्स रूल सिंपल किए हैं, 17 कैंसर ड्रग्स पर ड्यूटी हटा दी गई है। और पर्सनल इंपोर्ट्स पर ड्यूटी कट करके 10% कर दिए। अगर मैक्रो लेवल मैथ्स देखें तो इकोनॉमी स्टेबिलिटी के लिए फिस्कल डेफिसिट टारगेट 4.3% है। और डेट टू जीडीपी रेशो 55.6% रखा गया है। वैसे मार्केट से 17.2 लाख करोड़ बोरो करने का प्लान है। टैक्सेस की बात करें तो पर्सनल इनकम टैक्स स्लैब्स में कोई चेंज नहीं है, पर 1 अप्रैल से नया इनकम टैक्स एक्ट आएगा। शेयर मार्केट के लिए एसटीटी फ्यूचर्स पर 0.05% और ऑप्शंस पर 0.15% किया गया है। और अब शेयर बायबैक्स को कैपिटल गेन्स की तरह टैक्स किया जाएगा। पर कुछ जगह रिलीफ भी है, जैसे ओवरसीज टूर्स और एजुकेशन पर टीसीएस कट हुआ है। कॉर्पोरेट टैक्स में मैट सेट ऑफ 25% पर कैप किया है। एक और क्रूशल पॉइंट है टैक्स अपील्स का। प्री डिपॉजिट 20% से घटाकर 10% किया गया है। ये इसलिए जरूरी था क्योंकि डिस्प्यूटेड टैक्स डिमांड्स अभी 15 लाख करोड़ तक पहुंच चुकी हैं। पूरा ब्लूप्रिंट क्लियर है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी यही है कि ग्लोबल फाइनेंशियल टाइटनिंग के बीच क्या ये हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग पुश एक्चुअल जॉब क्रिएशन में कन्वर्ट हो पाएगा। नेक्स्ट टॉपिक। आज हम यूनियन बजट 2026-27 और कुछ रेलवे रिपोर्ट्स को एनालाइज कर रहे हैं। हाँ, इसमें मेन फोकस 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स और 1 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर है। एग्जैक्टली। मैं देख रहा था कि फाइनेंस मिनिस्टर और रेलवे मिनिस्टर के स्टेटमेंट्स के हिसाब से टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर 2.93 लाख करोड़ रुपए है। और इसमें से 2.78 लाख करोड़ रुपए डायरेक्ट बजटरी सपोर्ट है, मतलब गवर्नमेंट खुद इन्वेस्ट कर रही है। और सेफ्टी पर बहुत बड़ा फोकस है। 1.20 लाख करोड़ रुपए सिर्फ पैसेंजर और ऑपरेशनल सेफ्टी के लिए हैं, जो कि बहुत जरूरी है। डेटा दिखाता है कि ट्रेन एक्सीडेंट्स पहले ही 95% तक कम हो गए हैं। बिल्कुल। ये पैसा सीधा ग्राउंड पर दिखेगा, जैसे कवच सिस्टम का रैपिड इंस्टॉलेशन। हाँ, और इसके अलावा ट्रैक मेंटेनेंस, लोकोमोटिव्स, वैगन्स, कोचेस और स्टेशंस का रीडेवलपमेंट भी हो रहा है। सीसीटीवी कैमरास और ओवरहेड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट भी अपग्रेड हो रहे हैं। कस्टमर केयर और पैसेंजर फैसिलिटीज भी इम्प्रूव होंगी। तो अगर हम उन 7 हाई स्पीड कॉरिडोर्स को लिस्ट करें तो इसमें मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु,
दिल्ली वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी शामिल हैं। और जो फर्स्ट ऑनगोइंग हाई स्पीड कॉरिडोर है मुंबई अहमदाबाद वाला, उसका प्रोग्रेस भी काफी फास्ट है। इसी के साथ वन नया डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी बन रहा है जो वेस्ट बंगाल के दानकुनी को गुजरात के सूरत से जुड़ेगा। ये कार्गो मूवमेंट के लिए बहुत बड़ा स्टेप है। और पैसेंजर रूट्स में साउथ में एक नया सदर्न हाई स्पीड ट्रायंगल बन रहा है। मतलब चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद को कनेक्ट करने वाला ट्रायंगल। हाँ, इसका बेनिफिट 5 स्टेट्स को मिलेगा, केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना। और साथ में वन यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी भी कवर्ड है। ट्रैवल टाइम में तो बहुत बड़ा रिडक्शन है। चेन्नई से बैंगलोर सिर्फ 1 आवर 13 मिनट्स लगेंगे। वाओ। और बैंगलोर से हैदराबाद 2 आवर्स और चेन्नई से हैदराबाद सिर्फ 2 आवर्स 55 मिनट्स। तो अगर समराइज करें तो ये मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मेजर सिटीज की कनेक्टिविटी और ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर रहा है। सही कहा। और मैं ये भी सोच रही थी कि जब इतने बड़े लेवल पर ट्रैवल टाइम कम होगा तो क्या आने वाले डेकेड्स में रीजनल बिजनेस हब्स और डेली कम्यूटिंग का तरीका हमेशा के लिए बदल जाएगा? ये वाकई एक बहुत प्रोवोकेटिव थॉट है। फ्यूचर सिटीज का स्ट्रक्चर कैसे इवॉल्व होगा ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। नेक्स्ट टॉपिक। आज डिस्कशन शुरू करते हैं यूनियन बजट 2026-27 के बारे में। इसमें इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ा लैंडमार्क पुश दिया गया है। हाँ बिल्कुल, और हमारा मेन फोकस ये समझना है कि जो नया वर्ल्ड क्लास ऑब्जर्वेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है उससे डोमेस्टिक रिसर्चर्स ग्लोबल लेवल पर डिस्कवरी क्लास साइंस कैसे लीड करेंगे। राइट। तो सबसे पहले फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने 4 मेजर टेलीस्कोप फैसिलिटीज के लिए फंडिंग अनाउंस की है। हाँ, और ये चारों प्रोजेक्ट्स काफी एम्बिशियस हैं। पहला है नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप, जिसे NLST भी कहते हैं। NLST, हाँ। और दूसरा है नेशनल लार्ज ऑप्टिकल इंफ्रारेड टेलीस्कोप। एग्जैक्टली। तीसरा प्रोजेक्ट है हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप का अपग्रेड यानी UHCT, और चौथा है कॉस्मोस 2 प्लैनेटेरियम प्रोजेक्ट। कॉस्मोस 2, राइट। इस पूरे डेवलपमेंट पर इंडियन स्पेस एसोसिएशन या ISPA का पर्सपेक्टिव भी बहुत इंटरेस्टिंग है। उनके डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल AK भट्ट, जो रिटायर्ड हैं, उनका एक स्टेटमेंट आया है। हाँ, उन्होंने पॉइंट आउट किया है कि टेलीस्कोप इंफ्रास्ट्रक्चर और लर्निंग फैसिलिटीज एक्सपैंड होने से इंडिया का एस्ट्रोफिजिक्स बेस बहुत स्ट्रांग होगा, जिससे डायरेक्टली हमारे ब्रॉडर स्पेस इकोसिस्टम को फायदा मिलेगा। बिल्कुल। और इसका थोड़ा और डिटेल कॉन्टेक्स्ट देखें तो ISR कैलकाटा के 16 फिजिसिस्ट दिव्येंदु नंदी के पॉइंट्स बहुत रेलेवेंट हैं यहाँ। नंदी, जिन्होंने CSES एस्टैब्लिश किया, राइट? वही, उनका मेन पॉइंट ये है कि ग्लोबली लार्ज ऑब्जर्वेटरी क्लास टेलीस्कोप्स एक्चुअली बहुत रेयर होते हैं और इंटरनेशनल डिमांड इतनी हाई होती है कि किसी नए मिशन के लिए ऑब्जर्वेशन टाइम मिलने काफी डिफिकल्ट हो जाता है। ट्रू। इसीलिए जब हमारे पास ये डोमेस्टिक फैसिलिटीज होंगी तो इंडिया के नेक्स्ट जनरेशन रिसर्चर्स ग्लोबली इजीली compete कर पाएंगे और इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस में ज्यादा वैल्यू ऐड कर पाएंगे। राइट, एक तरह से उनके पास एडवांटेज होगा। एग्जैक्टली। नेक्स्ट टॉपिक। आज हमारी डिस्कशन मणिपुर के एनवायरनमेंट से जुड़ी लैंडमार्क डिस्कवरी पर है। फर्स्ट टाइम इंडियन बाइसन, जिसे वाइल्ड बफलो भी कहते हैं, उसकी फोटोग्राफ सामने आई है। हाँ, और ये सिर्फ पिक्चर नहीं है बल्कि कॉन्जर्वेशन के लिए बड़ा टर्निंग पॉइंट है। ये रेयर रिकॉर्ड कामजोंग डिस्ट्रिक्ट के नोंगमान विलेज में कैप्चर हुआ है। राइट, और लोकल्स इस इंडियन बाइसन को लमसन बुलाते हैं ना? एग्जैक्टली, लमसन। और ये साइटिंग वहाँ की इकोलॉजी को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ वर्ल्ड की लार्जेस्ट वाइल्ड बोवाइन स्पीशीज की बात कर रहे हैं। लार्जेस्ट स्पीशीज, हाँ। पर इतने मैसिव साइज के बाद भी IUCN रेड लिस्ट में इसका स्टेटस वल्नरेबल है। ये काफी सीरियस पॉइंट है। बिल्कुल सीरियस है। और इस खतरे के मेन रीजंस हैं हैबिटेट डिस्ट्रक्शन और हंटिंग। साथ ही फॉरेस्ट लैंडस्केप्स का फ्रेगमेंटेशन भी बड़ा रीजन है। फ्रेगमेंटेशन मतलब जंगल का स्मॉल पीसेस में डिवाइड होना। इस जायंट एनिमल को सर्वाइव करने के लिए बहुत लार्ज और अनब्रोकन टेरिटरी चाहिए होती है, तो उनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। इसलिए ये साइटिंग प्रूफ करती है कि मणिपुर के ये स्पेसिफिक कम्युनिटी फॉरेस्ट अभी भी हेल्दी और इंटैक्ट है। सही कहा। और ये सब पॉसिबल हुआ ENFO जेल की वजह से। ये एनवायरमेंट NGO हैं जिन्होंने ये कैमरा ट्रैप्स इंस्टॉल किए थे। USA बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आइडिया वाइल्ड का सपोर्ट भी था इसमें। हाँ, उनका सपोर्ट मिला। और ये कोई रैंडम कैमरा प्लेसमेंट नहीं था, ये उनके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इसका एम उखरूल और कमजोंग डिस्ट्रिक्ट्स में वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी को डॉक्यूमेंट करना है।
और साथ ही लोकल कम्युनिटीज के बीच कंजर्वेशन अवेयरनेस प्रमोट करना भी इनका टारगेट है। ENFOJL के पैट्रिक के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट एवर रिकॉर्ड इन कम्युनिटी फॉरेस्ट की इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस को क्लियरली दिखाता है। ट्रू। और मणिपुर के बायोडाइवर्सिटी रिकॉर्ड्स एनरिच होने के साथ ही अर्जेंट नीड भी हाईलाइट होती है। बचे हुए हैबिटाट्स को बचाने के लिए कम्युनिटी लेड कंजर्वेशन बहुत जरूरी है। कम्युनिटी लेड कंजर्वेशन, राइट। इंटरनेशनल एजेंसीज टूल्स और डेटा तो दे सकती हैं, पर ग्राउंड लेवल पर प्रोटेक्शन तभी होती है जब लोकल्स आगे आते हैं। एग्जैक्टली। और नोंगमैन विलेज सिर्फ इंडियन बाइसन नहीं बल्कि और भी सिग्निफिकेंट वाइल्ड लाइफ स्पीशीज को हार्बर करता है। ये वहाँ की रिच इकोलॉजी का स्ट्रॉन्ग प्रूफ है। और इस साइंटिफिक कॉन्फर्मेशन के बाद पॉजिटिव एक्शन भी देखने को मिल रहा है। वहाँ की लोकल विलेज कम्युनिटी इस स्पीशीज और उसके हैबिटाट को सेफगार्ड करने के लिए जल्द ही प्रोटेक्टिव डिसीजंस लेने वाली है। ये दिखाता है कि करेक्ट इन्फॉर्मेशन और कम्युनिटी एंगेजमेंट नेचर प्रोटेक्शन को रियलिटी बना सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक। असम और अरुणाचल प्रदेश में माघ बिहू सेलिब्रेट करने के कई तरीके हैं, लेकिन जो थेरवाद बुद्धिस्ट कम्युनिटीज का तरीका है ना, वो एकदम अलग और स्पिरिचुअल है। इसे माइकोचूम फाई कहते हैं। ये जो फेस्टिवल है ये मेनली ताई और सिंगफो कम्युनिटीज मनाती हैं। राइट। और इसमें भी काफी स्पेसिफिक ग्रुप्स आते हैं। बिल्कुल। ताई खाम्यांग, फाके, आइटन, तुरुंग और खमती कम्युनिटीज इसमें शामिल है। देखा जाए तो अपर असम से लेकर साउथ ईस्ट एशिया तक इसके बहुत इंपॉर्टेंस है। अभी हाल ही में तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट के मार्गेरिटा को डिस्ट्रिक्ट में भी इसे पूरे ट्रेडिशन के साथ मनाया गया। और इसका कनेक्शन सिर्फ नॉर्थ ईस्ट इंडिया तक लिमिटेड नहीं है ना। माघी पूर्णिमा के दिन मनाए जाने वाले इस फेस्टिवल को थाईलैंड, म्यांमार और श्रीलंका में मघा पूजा कहते हैं। महापूजा मतलब इसकी ग्लोबल रीच काफी बड़ी है और हिस्ट्री में ये दिन बहुत स्पेशल है। इसी दिन गौतम बुद्ध ने एक साथ 1250 शिष्यों को एड्रेस किया था, जो कि सब अरहत्स थे। एग्जैक्टली अरहत्स थे। वो लोग जिन्होंने डिजायर, एंगर, ग्रीड और डिल्यूजन पर पूरी तरह जीत हासिल कर ली थी। और वैशाली में बुद्ध ने ये भी अनाउंस किया था कि ये 3 महीने बाद उनका महापरिनिर्वाण होगा। उन्होंने धम्म को हर जगह फैलाने का मैसेज दिया था। और वो मैसेज आज भी दिखता है। अगर हम इस फेस्टिवल के नाम का मीनिंग ही देखें, ताई लैंग्वेज में माई मतलब फायरवुड, कोहू मतलब स्टैक, चुम मतलब बाइंड और फाई मतलब फायर। यह मतलब नाम से ही पूरा स्ट्रक्चर समझ आ जाता है। सही कहा। इसमें बैम्बू और फायरवुड से एक स्क्वायर या ऑक्टेगोनल शेप का पायर बनाते हैं। ये सेंटर से थोड़ा ब्रॉड होता है और इसे बनाना लीव्स, फ्लावर्स और कलर्ड पेपर से बहुत सुंदर तरीके से डेकोरेट करते हैं। ये तो स्ट्रक्चर हो गया, लेकिन इसके रिचुअल्स बहुत पीसफुल हैं। रात के वक्त जब अदन लैम्प्स जलाए जाते हैं तो मॉन्क्स प्रेयर्स कराते हैं। हाँ, और लोग पंचशीला, अष्टशीला प्रैक्टिस करते हैं। साथ ही मेत्ता भावना यानी लविंग काइंडनेस पर फोकस करते हैं। कुछ जगहों पर लोग पत्तों से बने कॉस्ट्यूम्स पहनकर फोक परफॉर्मेंस भी करते हैं। और वो स्काई लैंटर्न्स भी उड़ाते हैं ना, जिन्हें फुमफाई या अनबूम कहते हैं। बिल्कुल। फिर अगली सुबह उस पायर को टॉप से जलाया जाता है। इसके बाद बनता है पीठा, स्वीट्स और एक बहुत ही खास डिश जिसे खाओ या कू या खयाकू कहते हैं, जिसमें ड्राइड मीट, फिश, सेसमे, पल्सेस, राइस और वेजिटेबल्स मिक्स होते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसे नेबर्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करते हैं। कम्युनिटी बॉन्डिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन सोर्सेज में एक बहुत सीरियस कंसर्न भी मेंशन्ड है। कम्युनिटी एल्डर्स थोड़े परेशान हैं कि कुछ लोग एलियन प्रैक्टिसेस से इस फेस्टिवल की प्योरिटी को डाइल्यूट कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि ये कोई पब्लिक फीस्टिंग या नॉइस का फेस्टिवल नहीं है। ये रेस्ट्रेंट, रिफ्लेक्शन और शेयर्ड वैल्यूज का टाइम है। सही कहा। जैसे फायरवुड राख में बदलता है और चांद ढलता है, ये फेस्टिवल हमें याद दिलाता है कि फेथ शोर से नहीं बल्कि ह्यूमिलिटी और ट्रेडिशन को केयर के साथ फॉलो करने से बचता है। नेक्स्ट टॉपिक। आज की इस क्विक समरी में हम बात करेंगे टेनिस चैंपियन कार्लोस अल्कराज के नए हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के बारे में। बेसिकली अल्कराज ने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतकर हिस्ट्री क्रिएट की है। फर्स्ट, सिर्फ 22 की एज में कार्लोस अल्कराज करियर ग्रैंड स्लैम कंप्लीट करने वाले सबसे यंगेस्ट प्लेयर बन गए हैं। और इस अचीवमेंट के साथ उन्होंने एक 87 ईयर पुराना रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। सेकंड, उन्होंने ये फीट अपना फर्स्ट ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल जीतकर अचीव किया है और इसी के साथ वो 7 मेंस ग्रैंड स्लैम टाइटल्स जीतने वाले सबसे यंगेस्ट प्लेयर भी बन गए हैं।
फाइनली ध्यान रखने वाली बात यह है कि टेनिस लेजेंड राफेल नडाल के बाद अल्कराज ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने वाले सिर्फ सेकंड स्पेनियर्ड बन गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक। 20 इयर्स की देविका सिहाग, जो हरियाणा से हैं, उन्होंने थाईलैंड मास्टर्स में अपना पहला BWF सुपर 100 विमेन सिंगल्स क्राउन जीत लिया है। आपको बता दूं, ये एक $250,000 का बड़ा इवेंट था। सेकंड, मैच के डिटेल्स देखें तो उनकी ओपोनेंट मलेशिया की गोह जिन वेई थीं, जो वर्ल्ड नंबर 68 और 2 टाइम पूर्व वर्ल्ड जूनियर चैंपियन है। मैच में देविका 21-8 और 6-3 से लीड कर रही थी, तभी गो को हैमस्ट्रिंग इंजरी और क्रैम्प्स के कारण रिटायर होना पड़ा। फाइनली, इस जीत का हिस्टोरिकल फैक्ट ये है कि देविका अब PV सिंधु और साइना नेहवाल के एलीट ग्रुप में शामिल हो गई हैं। जी हां, वो सुपर 300 टाइटल जीतने वाली सिर्फ 3rd इंडियन वुमेन बन गई हैं। नेक्स्ट टॉपिक। ये है टेलर स्विफ्ट के सॉन्ग राइटर्स हॉल ऑफ फेम इंडक्शन की क्विक समरी। तो पॉप आइकॉन टेलर स्विफ्ट को म्यूजिक इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा ऑनर मिल रहा है। टेलर स्विफ्ट सॉन्ग राइटर्स हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट होने वाली यंगेस्ट वुमन बन गई हैं। अभी उनकी एज 36 ईयर्स है। सेकंड, उनके क्वालिफिकेशन का रीजन भी समझ लेते हैं। उन्हें ये ऑनर इसलिए मिल रहा है क्योंकि उनके फर्स्ट सिंगल, जिसका नाम टिम मैग्रोक है, उसकी रिलीज को 20 ईयर्स पूरे हो चुके हैं। थर्ड, इवेंट की एग्जैक्ट डिटेल्स कुछ इस तरह हैं। टेलर स्विफ्ट ने न्यूयॉर्क में होने वाले ऑर्गेनाइजेशन के 2026 इंडक्शन एंड अवार्ड्स गाला की बैलेट में अपनी जगह बना ली है। शॉर्ट में कहें तो 20 ईयर्स पहले टिम मैग्रोक से शुरुआत करने के बाद मात्र 36 की एज में टेलर स्विफ्ट का न्यूयॉर्क के 2026 गाला में इंडक्ट होना एक हिस्टोरिक अचीवमेंट है। नेक्स्ट टॉपिक। टॉपिक है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेशली सिलीगुड़ी कॉरिडोर, राइट, जिसे हम चिकन्स नेक भी कहते हैं। बिल्कुल। यहाँ एक नया अंडरग्राउंड डबल ट्रैक लाइन प्रपोज हुआ है। तो एक्चुअली इसकी जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, इसको समझने के लिए थोड़ा ज्योग्राफी देखना होगा। ये चिकन्स नेक लगभग 40 किलोमीटर्स का एक नैरो स्ट्रेच है और ये पूरे नॉर्थ ईस्ट को देश के बाकी हिस्से से कनेक्ट करता है। बिल्कुल, अगर वहां कनेक्टिविटी ब्लॉक हुई तो सब कुछ रुक जाता है। इसीलिए NFR कंस्ट्रक्शन के CEO हितेंद्र गोयल ने जो फिगर्स शेयर किए हैं वो डिफेंस और नेशनल कनेक्टिविटी के लिए बहुत क्रूशल है। हाँ, उन्होंने बताया कि वेस्ट बंगाल के तिनमिले हट से रंगापानी स्ट्रेच में 34 किलोमीटर्स का अंडरग्राउंड सेक्शन बनेगा। राइट, एग्जैक्टली। और ट्रैक सरफेस से लगभग 20 से 24 मीटर्स की डेप्थ पर होंगे। एक अंडरग्राउंड टनल नेचुरल थ्रेट्स और सिक्योरिटी रिस्क्स दोनों से सेफ होती है, जिससे ट्रैवल और ट्रेड दोनों में बड़ा फर्क आएगा। साथ ही ट्रैवल टाइम बचाने के लिए वाराणसी से सिलीगुड़ी तक एक हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्लान हो रहा है, जो पटना होके जाएगा। हाँ, और इससे ट्रैवल टाइम कम होकर सिर्फ 2 hours 55 minutes का रह जाएगा। वाओ, सिर्फ 2 hours 55 minutes? हाँ, और फ्यूचर विजन तो और भी बड़ा है। इस कॉरिडोर को आगे गुवाहाटी तक एक्सटेंड करके आसाम तक बुलेट ट्रेन्स चलाने का प्लान है। लेकिन इन मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग तो चाहिए होगी ना? बजट का क्या नंबर्स हैं? यूनियन बजट 2026-2027 के फिगर्स देखें तो असम और नॉर्थ ईस्ट रेलवे सेक्टर के लिए 11,486 करोड़ रुपीस एलोकेट हुए हैं। ये तो बहुत बड़ा जंप है, क्योंकि 2009 से 2014 के बीच एनुअल एवरेज सिर्फ 2,122 करोड़ रुपीस था। सही बात है। अभी टोटल 72,468 करोड़ रुपीस के ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। इस इन्वेस्टमेंट का असर रीजनल स्टेट्स पर क्लियरली दिख रहा है। हाँ, जैसे मिजोरम में रिसेंटली कनेक्टिविटी आई है, मणिपुर में सस्पेंडेड काम वापस रिज्यूम हो गया है और नागालैंड में कंस्ट्रक्शन काफी फास्ट पेस पर चल रहा है। और सिर्फ डोमेस्टिक नहीं, क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी पर भी फोकस है। भूटान के साथ कोकराझार से गिलेफू और बानरहाट से साम से न्यू लाइंस बन रही हैं। राइट। और इलेक्ट्रिफिकेशन का क्या स्टेटस चल रहा है वहाँ? NFR के GM चेतन कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि नॉर्थ ईस्ट में 96% रेलवे ट्रैक्स इलेक्ट्रीफाई हो चुके हैं। इलेक्ट्रिफिकेशन से स्पीड तो बढ़ती है, लेकिन रूट में बॉटलनेक्स भी तो होते हैं। हाँ, इसीलिए गुवाहाटी बाईपास लाइन का सर्वे शुरू हो गया है। ये बाईहाटा से पनीखाइटी तक 35 किलोमीटर्स की लाइन होगी, जिसमें ब्रह्मपुत्रा रिवर पर एक नया रेलवे ब्रिज बनेगा। एग्जैक्टली। और ये सरायघाट के ऑलरेडी सैंक्शनड सेकेंड रेल कम रोड ब्रिज के अलावा होगा। मतलब टोटल कैपेसिटी डायरेक्ट इंक्रीज हो रही है। लेकिन इतने इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इकोलॉजी का क्या? नॉर्थ ईस्ट तो वाइल्ड लाइफ और एलिफेंट्स के लिए सेंसिटिव है। वहां इंडियन रेलवेज AI बेस्ड थर्मल कैमरास और सेंसर्स डिप्लॉय कर रही है ताकि ट्रेन्स और एलिफेंट्स के बीच कोलिजन को रोका जा सके।
ये टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन का एक बहुत अच्छा बैलेंस है। बिल्कुल। अगर आप इन सभी डेवलपमेंट्स को एक साथ देखें तो ये ट्रांसपोर्टेशन और सिक्योरिटी दोनों पर्सपेक्टिव से एक गेम चेंजर हैं। नेक्स्ट टॉपिक। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर कर रहे हैं, मतलब एक ऐसी ऐतिहासिक जीत जिसने म्यूजिक इंडस्ट्री को सच में सरप्राइज कर दिया है। हाँ बिल्कुल। 90-year-old तिब्बती स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा ने अपना पहला ग्रैमी अवार्ड जीत लिया है। और वो भी 68th ग्रैमी अवार्ड्स में, जो Crypto.com अरीना में हुआ था। वहाँ 90 से ज्यादा कैटेगरीज में अवार्ड्स दिए गए। एग्जैक्टली। और उन्हें जिस कैटेगरी में अवार्ड मिला वो है ऑडियो बुक्स, नरेशंस एंड स्टोरी टेलिंग। हाँ। उनके इस स्पोकन वर्ड एल्बम का नाम है मेडिटेशंस, द रिफ्लेक्शंस ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा। हाँ, और क्योंकि वो पर्सनली वहाँ प्रेजेंट नहीं थे, तो सिंगर रूफस वेनराइट ने उनके बिहाफ पर ये अवार्ड एक्सेप्ट किया। इस एल्बम का प्रोडक्शन भी बहुत खास है। इसे कबीर सहगल ने प्रोड्यूस किया है। हाँ, और इसमें जो आर्टिस्ट का कोलैबोरेशन है वो सच में बहुत इम्प्रेसिव है। मतलब इंडियन क्लासिकल लेजेंड्स उस्ताद अमजद अली खां और उनके बेटे अमन अली बंगश और अयान अली बंगश इसमें शामिल है। राइट। और सिर्फ ये नहीं, अमेरिकन सैक्सोफोनिस्ट टेड नाश और सिंगर सॉन्ग राइटर डेबी नोवा भी हैं। बिल्कुल। और साथ में परकशनिस्ट टोनी सुकार, मैगी रॉजर्स और आंड्रा डेबी इस ग्लोबल प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ग्लोबल एफर्ट है। लेकिन मुझे दलाई लामा का जो मैसेज है वो बहुत पावरफुल लगा। उन्होंने इसे कोई पर्सनल अचीवमेंट नहीं माना। हाँ, उन्होंने साफ कहा कि ये 8 बिलियन ह्यूमन बीइंग्स के कलेक्टिव वेलबींग के लिए एक शेयर्ड यूनिवर्सल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एग्जैक्टली। उनका फोकस पीस, कंपैशन, एनवायरनमेंट केयर और ह्यूमैनिटी की वननेस पर था। और ये मैसेज आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है। वैसे अगर हम ग्लोबल इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं तो इस बार ग्रैमी में इंडियन आर्टिस्ट्स की प्रेजेंस भी काफ़ी स्ट्रांग थी। हाँ, हालांकि इंडिया को कोई जीत नहीं मिली, लेकिन नॉमिनेशंस काफ़ी सारे थे। जैसे अनुष्का शंकर को 2 मेजर कैटेगरीज में नॉमिनेट किया गया था। एक तो ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस में उनके एल्बम डे ब्रेक के लिए, हाँ, और दूसरा ग्लोबल म्यूजिक एल्बम कैटेगरी में चैप्टर 3 वी रिटर्न टू लाइट के लिए, जिसमें आलम खान और सारथी कोरवार भी थे। राइट। इसके अलावा लेजेंडरी बैंड शक्ति का भी डबल नॉमिनेशन था, ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस में शिरीनीज ड्रीम लाइव के लिए, और ग्लोबल म्यूजिक एल्बम में माइंड एक्सप्लोजन 50th एनिवर्सरी टूर लाइव के लिए। इस बैंड में जॉन मैक्लावन, लेट जाकिर हुसैन, शंकर महादेवन, सेल्वनेश विनायकराम और गणेश राजगोपालन जैसे बड़े नाम हैं। और एक और नॉमिनेशन था सिद्धांत भाटिया का, उनके एल्बम साउंड्स ऑफ कुंभा के लिए, ग्लोबल म्यूजिक एल्बम कैटेगरी में। तो इंडियन रूट्स का ग्लोबल स्टेज पर काफी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट दिख रहा है। एब्सोल्युटली। नेक्स्ट टॉपिक। वृत्तिवानी एक नया असिस्टिव टेक्नोलॉजी प्रोटोटाइप है जो स्पीच इम्पेयर्ड लोगों के फिंगर मूवमेंट्स को रियल टाइम में नेचुरल स्पीच में कन्वर्ट करता है ताकि एवरीडे सेटिंग्स में कम्युनिकेशन बिल्कुल सीमलेस हो सके। फर्स्ट, इस टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट पूरी तरह से असम में हुआ है। इसे डॉक्टर दिव्य ज्योति साइकिया और डॉक्टर इंद्रानी देवी शर्मा की मेडटेक स्टार्टअप वृतिक्षा टेक प्राइवेट लिमिटेड ने बनाया है। ये स्टार्टअप IIT गुवाहाटी बायोनेस्ट में इंक्यूबेटेड है और हाल ही में संडे को चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा के सामने इसका डेमोन्स्ट्रेशन किया गया। सेकंड, प्रेस रिलीज के अकॉर्डिंग दुनिया में स्पीच इम्पेयर्ड लोगों के लिए ऐसा कोई दूसरा प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। इसका जो एंड टू एंड वर्कफ्लो है ना, वो फिंगर मूवमेंट्स को इंस्टेंटली ट्रांसलेट करता है। इसके लिए एक स्पेशली डिजाइंड लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी LLM का यूज होता है जो साइंस को बिल्कुल कोहेरेंट और ह्यूमन लाइक स्पीच में बदल देता है। थर्ड, ये सिस्टम काफी फास्ट और रिलायबल है और इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि ये बिना इंटरनेट के काम करता है। इस वजह से ये रूरल और रिमोट एरियाज में रहने वाले लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है और कम्युनिकेशन के लिए दूसरों पर डिपेंडेंसी को एकदम खत्म कर देता है। टू सम अप, वृत्तिवानी एक वर्ल्ड फर्स्ट इनोवेशन है जो एडवांस लैंग्वेज मॉडल्स का यूज करके स्पीच इम्पेयर्ड लोगों को बिना इंटरनेट के इंडिपेंडेंटली कम्युनिकेट करने की पूरी आजादी देता है। नेक्स्ट टॉपिक। मैं तो हमेशा यही सोचती थी कि सिल्क क्लोथ सबको पसंद होते हैं, राइट? बिल्कुल। लेकिन इसको एक्सट्रैक्ट करने का ट्रेडिशनल प्रोसेस कितना हार्श होता है, इस पर शायद ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देते। आज हम एक 3 ईयर पायलट प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है जीवोदया। हाँ बिल्कुल, और ये IIT बॉम्बे के सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी ऑल्टरनेटिव्स फॉर रूरल एरियाज का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रिसर्च है। इस प्रोजेक्ट में बेसिकली ये एनालाइज किया गया है कि कैसे टेक्नोलॉजी और कंपैशन साथ मिलकर रूरल लाइवलीहुड्स
और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ड्राइव कर सकते हैं। एग्जैक्टली। एक और इंटरेस्टिंग बात इसमें फंडिंग की है। इस पाथ ब्रेकिंग रिसर्च को कोल इंडिया लिमिटेड ने फंड किया है अपने CSR मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव के अंदर। ये तो कॉर्पोरेट फंडिंग का एक परफेक्ट यूज लग रहा है। बिल्कुल, कॉन्सेप्ट स्टेज से लेकर फाइनल फ्रूशन तक कॉर्पोरेट फंडिंग और एकेडमिक रिसर्च जब एक साथ आते हैं तो कैसा सॉलिड इम्पैक्ट हो सकता है, ये उसका एक ग्रेट एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले उस मेन प्रॉब्लम को देखते हैं जिसके अराउंड ये पूरी रिसर्च बेस्ड है। ट्रेडिशनल मेथड्स में सिल्क निकालने के लिए कुकून्स को सीधा बॉयल किया जाता है। इस हार्श प्रोसेस में हर साल मिलियंस वर्म्स अपनी जान गंवा देते हैं। हाँ, मिलियंस वर्म्स का लॉस एक बहुत बड़ी एथिकल प्रॉब्लम है और यहीं पर जीवोदया प्रोजेक्ट एक गेम चेंजर बनकर सामने आता है। उन्होंने एक नई टेक्निक डेवलप की जिसमें मलबरी लीव्स खाने वाले इन सिल्क वर्म्स को लिटरली ट्रेन किया जाता है। ट्रेन किया जाता है मीन उन्हें ककून बनाने से रोका जाता है क्या? सही पकड़ा। वो कुकून्स बनाने के बजाय फ्लैट सर्फेसेस पर सीधा सिल्क थ्रेड्स ले करने के लिए गाइड किए जाते हैं। सो बेसिकली इस प्रोसेस से उनकी जान बच जाती है और वो आराम से मॉड्स बन पाते हैं। उनकी नेचुरल लाइफ साइकिल बिना किसी इंटरप्शन के कंप्लीट होती है। वाओ, ये तो काफी कंपैशनेट अप्रोच है। एक तरह से एंशिएंट इंडियन ईथोस पर बेस्ड है। जैसे वो एक फ्रेज है ना, माँ कश्चित दुखा भाग विवेद, जिसका सिंपल मीनिंग है मे नो वन सफर। उसी आइडियोलॉजी का एक प्रैक्टिकल और साइंटिफिक वर्जन है ये। हाँ, एक स्ट्रॉन्ग एथिकल कोर तो है ही इसमें, लेकिन इसका इकोनॉमिक और सोशल इम्पैक्ट भी इक्वली स्ट्रॉन्ग है। अब ये प्रोजेक्ट वाइडर अडॉप्शन के लिए पूरी तरह रेडी है। जब इसको बड़े स्केल पर इंप्लीमेंट करेंगे तो डायरेक्ट बेनिफिट सेरिकल्चर फार्मर्स को होगा। मतलब उनकी सस्टेनेबल इनकम बढ़ाने में हेल्प मिलेगी। एग्जैक्टली, उनकी सस्टेनेबल इनकम बढ़ेगी और रूरल लाइवलीहुड्स को एक मेजर बूस्ट मिलेगा। ग्राउंड लेवल पर एनवायरनमेंट को हार्म किए बिना इकोनॉमी को कैसे ग्रो करना है, ये उसका एक एग्जैक्ट वर्किंग मॉडल है। तो अगर इस पूरे डिस्कशन को ब्रीफ में समराइज करें तो जीवोदया प्रोजेक्ट एथिक्स, CSR और साइंटिफिक रिसर्च का एक बहुत ही परफेक्ट कॉम्बिनेशन प्रेजेंट करता है। नेक्स्ट टॉपिक। आज हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं उनमें से एक ऐसी स्टोरी निकल कर आई है जो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स को समझने के लिए काफी जरूरी है। मतलब इंडिया और आर्मेनिया के बीच जो तेजी से बढ़ते स्ट्रेटेजिक टाइज और डिफेंस कोलैबोरेशंस हैं, उस पर आज हम फोकस कर रहे हैं। हाँ, ये सच में एक बहुत इंपॉर्टेंट शिफ्ट है। अभी हाल ही में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान आर्मेनिया के 4 दिन के ऑफिशियल विजिट पर गए। राइट। संडे को जब उनका डेलीगेशन वहां पहुंचा तो इंडियन एम्बेसडर नीलाक्षी साह सिन्हा और आर्मेनिया के डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस मेजर जनरल तिमुर शाहनाज यारियान ने उन्हें येरेवान में काफी वार्मली रिसीव किया। लेकिन देखिए, इस विजिट में सिर्फ मिलिट्री डिप्लोमेसी ही नहीं थी, एक बहुत इमोशनल और हिस्टोरिक मोमेंट मंडे को सामने आया जब उन्होंने मेमोरियल विजिट किया था। बिल्कुल, जनरल चौहान ने आर्मेनियन जेनोसाइड मेमोरियल और म्यूजियम में रीथले किया उन 1.5 मिलियन आर्मेनियंस को ऑनर करने के लिए जिन्हें पास्ट में मैसेकर किया गया था। इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ ने एक्स पर पोस्ट भी किया था कि ये मेमोरियल ह्यूमन सफरिंग और रेजिलियंस का सिंबल है, जस्टिस और पीस का भी। ये एक ऐसा जेस्चर है जो डायरेक्टली दिखाता है कि ये विजिट शेयर्ड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स को स्ट्रॉन्ग करने का एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। और इस लॉन्ग टर्म डिफेंस और सिक्योरिटी पार्टनरशिप का सबसे बड़ा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हमें सिर्फ 2 वीक्स पहले मिला, जब डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने आर्मेनिया के लिए गाइडेड पिनाका रॉकेट्स का फर्स्ट ट्रांच फ्लैग ऑफ किया। ये डेवलपमेंट टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, क्योंकि ये रॉकेट्स पुणे बेस्ड सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड यानी SDAL ने मैन्युफैक्चर किए हैं। मैं यही सोच रही थी कि इस मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर को इंडिया के DRDO ने डेवलप किया है, राइट? सही कहा आपने। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक्स पर नजर डालें तो सितंबर 2022 में करीब 2000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था। राइट, जिसमें 4 पिनाका रॉकेट सिस्टम बैटरीज शामिल है। हाँ, जिसमें अनगाइडेड, एक्सटेंडेड रेंज और गाइडेड वेरिएंट्स तीनों शामिल हैं। तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि आर्मेनिया पिनाका सिस्टम का फर्स्ट इंटरनेशनल कस्टमर बन गया है। ये इंडिया के आत्मनिर्भरता विजन और एक सिग्निफिकेंट ग्लोबल डिफेंस एक्सपोर्टर बनने के एम्बिशन के लिए एक मैसिव स्टेप है। तो इस पूरी डिस्कशन से एक क्लियरली एस्टैब्लिश्ड फैक्ट ये निकलता है कि इंडिया की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज और उसका ग्लोबल फुटप्रिंट तेजी से एक्सपैंड हो रहे हैं। बिल्कुल, और बिना किसी डाउट के ये फिगर्स यही प्रूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक।
NHPC लिमिटेड का सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। राइट, ये इंडिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है और इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से आने वाले कल के लिए एक मैसिव माइलस्टोन है। और इसका जो रीसेंट प्रोग्रेस है वो काफी ध्यान देने वाला है। अभी पिछले कुछ ही हफ्तों में इस प्रोजेक्ट ने 500 मेगावाट पावर सीधा नेशनल ग्रिड में ऐड की है। हाँ, अगर डेट्स की बात करें तो फरवरी 1 को यूनिट 3 का कमर्शियल ऑपरेशन शुरू हुआ, जिसकी कैपेसिटी 250 मेगावाट है। और उससे ठीक पहले जनवरी 31 की रात को यूनिट 1 को नेशनल ग्रिड के साथ सक्सेसफुली सिंक्रोनाइज किया गया था। सही बात है। और अगर थोड़ा पीछे जाएं तो दिसंबर 23, 2025 को यूनिट 2 ने अपना कमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट किया था। मतलब इसकी टोटल कैपेसिटी 2000 मेगावाट है ना, जिसमें 250 मेगावाट की ऐसी टोटल 8 यूनिट्स हैं। बिल्कुल, और इसकी लोकेशन बहुत स्ट्रैटेजिक है। ये असम और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर लोकेटेड है। डिज़ाइन के हिसाब से ये एक रन ऑफ द रिवर स्कीम है जिसमें स्मॉल पॉन्डेज का यूज हुआ है, राइट? हाँ, इसका सिंपल मतलब यह है कि पानी को एक जगह बहुत ज्यादा रोकने के बजाय हम रिवर के नेचुरल फ्लो का यूज करते हैं। स्मॉल पॉन्डेज एक छोटे बैकअप की तरह काम करता है। ताकि जब पानी का फ्लो कम हो तब भी पावर जनरेशन बिना रुके चलता रहे। एग्जैक्टली। इस डैम डिजाइन में 8 हेड रेस टनल्स हैं जो हर साल 7,422 मिलियन यूनिट्स रीन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। और टारगेट ये है कि ये पूरा प्रोजेक्ट 2026-2027 तक फुली ऑपरेशनल हो जाएगा। सही कहा। सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट है। ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया का सबसे बड़ा डैम है। एक 116 मीटर हाई कंक्रीट ग्रेविटी डैम। हाँ, जो इतने चैलेंजिंग टेरेन में बनाना आसान नहीं है। कंक्रीट ग्रेविटी डैम का मतलब उसका अपना हैवी वेट ही पानी के एक्सट्रीम प्रेशर को रोके रखता है। और इस डैम के फायदे भी सिर्फ बिजली तक लिमिटेड नहीं है, ये फ्लड मॉडरेशन और वाटर मैनेजमेंट में एक बड़ा रोल प्ले करेगा। साथ ही ये ग्रिड स्टेबिलिटी और पीक पावर सपोर्ट के लिए बहुत क्रूशियल है। जब गर्मियों में पावर डिमांड अचानक बढ़ती है तो ऐसे प्रोजेक्ट्स ग्रिड को संभालते हैं। इन अचीवमेंट्स पर अथॉरिटीज ने डिटेल्स भी शेयर की हैं। NHPC के CMD भूपेंद्र गुप्ता ने इस सक्सेस को टेक्निकल एक्सपर्टीज और सेल्फ रिलायंट पावर सेक्टर के विजन का रिजल्ट बताया। और उन्होंने डायरेक्टर ऑफ प्रोजेक्ट्स संजय कुमार सिंह और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ मिलकर मिनिस्ट्री ऑफ पावर को थैंक यू कहा। असम और अरुणाचल प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ-साथ एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज को भी एक्नॉलेज किया गया। इनमें GE, वनोवा, BGS, SGS, सोमा, ट्रेल और PL शामिल हैं। इन एजेंसीज की टेक्निकल पार्टनरशिप के बिना ये पॉसिबल नहीं था। नेक्स्ट टॉपिक तो देखिए, माइल्स ब्रॉन्सन रेजिडेंशियल स्कूल यानी MBRS ने स्किल एजुकेशन के फील्ड में एक हाईली प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल अवार्ड जीता है जो हमारे मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट बात करते हैं इस अवार्ड और इवेंट डिटेल्स की। जनवरी 31 को मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर BKC में MBRS के फाउंडर और प्रिंसिपल डॉक्टर नृपिन कुमार दत्ता को यूनेस्को स्किल भारत सम्मान 5.0 अवार्ड दिया गया। ये अवार्ड एक्चुअली US नेशनल कमीशन फॉर यूनेस्को क्लब्स के चेयरमैन गाय जोकिन और यूनेस्को फेडरेशन US की सेक्रेटरी जनरल हेदर एंडरसन ने प्रेजेंट किया था। और हाँ, वहाँ इवेंट में स्किल भारत एसोसिएशन के सीनियर रिप्रेजेंटेटिव्स भी प्रेजेंट थे। सेकंड, अब आप सोच रहे होंगे कि MBRS को ही अवार्ड क्यों मिला? वेल, इसका मेन रीजन है उनके कंटिन्यूअस एफर्ट्स। उन्होंने ऑलमोस्ट 2 डेकेड्स पहले ही अपना खुद का स्किल डेवलपमेंट सेंटर एस्टैब्लिश कर लिया था और तब से ही उनका पूरा फोकस स्किल एजुकेशन और लाइफ स्किल्स डेवलपमेंट पर बना हुआ है। फाइनली, इनका जो मॉडर्न एजुकेशन इंटीग्रेशन है वो करिकुलम को बहुत यूनिक बनाता है। क्यों? क्योंकि वो सॉफ्ट स्किल्स को लेटेस्ट इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स के साथ प्रॉपर्ली इंटीग्रेट करते हैं। उनका ये अप्रोच बिल्कुल NEP और CBSE गाइडलाइंस के अलाइंड है। ये अवार्ड क्लियरली दिखाता है कि MBRS मॉडर्न टेक्नोलॉजी और NEP गाइडलाइंस के साथ फ्यूचर रेडी और होलिस्टिक एजुकेशन में लीडर है। नेक्स्ट टॉपिक, आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। IIT गुवाहाटी ने लंदन साउथ बैंक यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर और यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स के साथ मिलकर ना एक नया मशीन लर्निंग मेथड डेवलप किया है। हाँ, और इसका मेन एम है एडवांस्ड मेटल अलॉयज डिजाइन करना, वो भी बिना क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स के, मतलब जिन्हें हम शॉर्ट में CRMs कहते हैं।
मैं यही सोच रही थी कि ग्लोबल सप्लाई चेन और इंपोर्ट डिपेंडेंस कम करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर हाई एंट्रोपी अलॉयज या MPES के केस में। सही कहा आपने। मल्टी प्रिंसिपल एलिमेंट अलॉयज। ट्रेडिशनली क्या होता है कि अलॉयज में एक प्राइमरी मेटल होता है और थोड़ा सा सेकेंडरी मेटल। लेकिन इनमें कई मेटल्स ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट में होते हैं। एग्जैक्टली। और इनकी स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी हाई टेम्परेचर पे बेहतरीन होती है, जैसे एरोस्पेस इंजन्स या न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में। जहां इनकी बहुत जरूरत होती है। पर प्रॉब्लम ये है कि अभी इनमें टैंटलम, नियोबियम, टंगस्टन और हैफनियम जैसे CRMs यूज होते हैं। हाँ, जो बहुत एक्सपेंसिव हैं। और अवेलेबिलिटी लिमिटेड है, माइनिंग डिफिकल्ट है और एनवायरनमेंट पे भारी प्रेशर पड़ता है, सो अलग। बिल्कुल। इसी वजह से इंपोर्ट डिपेंडेंस बढ़ता है। तो यहीं पर IIT गुवाहाटी की टीम का ML असिस्टेड फ्रेमवर्क काम आता है। उन्होंने CRMs को 3 लेवल्स में ग्रुप किया। सप्लाई रिस्क, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस और ग्लोबल अवेलेबिलिटी। राइट, हाँ। इसके बाद टीम ने 3608 सिंपल एलॉय कॉम्पोजिशंस का एक पूरा डेटाबेस तैयार किया। और इसी डेटा को एनालाइज करने के लिए एक्स्ट्रा ट्रीज रेग्रेसर मॉडल यूज किया गया, जो कि डिसीजन ट्रीज पर बेस्ड एक एल्गोरिथम है। इसी मॉडल और नेचुरल प्रोसेस से इंस्पायर्ड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स की मदद से बिना CRMs के हाई हार्डनेस अचीव करने का डिजाइन तैयार हुआ। AI ने सक्सेसफुली एक नया CRM फ्री एलॉय आइडेंटिफाई किया। जिसका नाम है TINIFECU। बिल्कुल। और सिर्फ थ्योरी नहीं, इसे IIT कानपुर के लैब में बाकायदा डेवलप किया गया। और सबसे बड़ी अचीवमेंट ये रही कि टेस्ट करने पर इसकी एक्चुअल हार्डनेस AI की प्रिडिक्टेड वैल्यू से बिल्कुल मैच कर गई। ये सच में बड़ी बात है। ये पूरी रिसर्च नेचर पब्लिशिंग ग्रुप के जर्नल साइंटिफिक रिपोर्ट्स में पब्लिश हुई है। हाँ, और इसके ऑथर्स में प्रोफ जोशी, डॉक्टर स्वाति सिंह, प्रोफ सौरभ गोयल, डॉक्टर मिंगवेन बाई और प्रोफ एलन मैथ्यूज शामिल हैं। तो ये सोचना काफी दिलचस्प है कि AI का यूज सिर्फ नए मटेरियल्स खोजने तक लिमिटेड नहीं है। फ्यूचर में ये कंट्रीज की इंपोर्ट डिपेंडेंस और जियोपॉलिटिकल रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट्स को हमेशा के लिए सॉल्व कर सकता है। नेक्स्ट टॉपिक। आज हम मणिपुर के इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की तरफ चलते हैं। वहाँ एक यरालपत वेटलैंड है जिसका पूरा सिस्टम अब कंप्लीटली बदल गया है। हाँ, पहले ये किसी और चीज के लिए जाना जाता था, पर आज ये हजारों माइग्रेटरी बर्ड्स का बड़ा सेंटर बन चुका है। हाँ, और यरालपत के चारों तरफ चिंखई हिल रेंज है। एक टाइम था जब ये जगह अपने कोम्बरेई, मतलब जो मणिपुरी आयरिस फ्लावर्स होते हैं, उनके लिए काफी फेमस थी। पर जैसे जैसे वहाँ एग्रीकल्चर बढ़ा, वो फ्लावर्स कंप्लीटली वैनिश हो गए। राइट। तो एक इतना बड़ा इकोलॉजिकल लॉस होने के बाद ये वाटर बॉडी वापस रिवाइव कैसे हुई? मैंने पढ़ा कि स्टेट डिपार्टमेंट्स ने लोकल बॉडीज के साथ मिलकर इसको डेवलप किया है। एग्जैक्टली। स्टेट एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट ने वहाँ की लोकल बॉडीज के सपोर्ट से इस वाटर बॉडी को डेवलप किया। और इसका रिजल्ट ये है कि पिछले 5 इयर्स से विंटर के टाइम पर यहाँ आर्कटिक रीजन जैसे साइबेरिया, चाइना और मंगोलिया से हजारों बर्ड्स आने लगे हैं। इनमें मोस्टली वाटरफॉल्स हैं जिन्हें लोकल लैंग्वेज में नंगनू कहते हैं, राइट? बिल्कुल। और यांगलिम रूपा जो यारलपात इंटीग्रेटेड फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी की ट्रेजरर हैं, उनके अकॉर्डिंग ये बर्ड्स अब आसपास की हिल रेंजेस पर भी रूस्ट करने लगे हैं। अगर हम कुछ स्पेसिफिक स्पीशीज की बात करें जो इकोलॉजी के इंपॉर्टेंट फैक्ट समझने के लिए काफी अहम है, तो सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा आता है वहाँ? देखिए, वहाँ आने वाले बर्ड्स में सबसे बड़ा ग्रुप गडाल्स का होता है, जिन्हें लोकल लोग थॉइडेनियम बुलाते हैं। इनका साइंटिफिक नाम एनस स्ट्रिपिला है। ये नॉर्दर्न यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका में ब्रीड करते हैं। लोकतक लेक और यहाँ आने वाले बर्ड्स का सबसे बड़ा ग्रुप यही बनाते हैं। एक और डक स्पीशीज के बारे में मैंने देखा जिसे स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन मिली हुई है, जबकि वो ग्लोबली एंडेंजर्ड नहीं है। हाँ, आप लेसर व्हिस्लिंग डक्स यानी टिंगी की बात कर रहे हैं, डेंड्रोसाइग्ना जावानिका। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ग्लोबली ये IUCN लिस्ट में लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में आते हैं, लेकिन फिर भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 2 के अंदर इन्हें कंप्लीटली प्रोटेक्ट किया गया है, क्योंकि लोकल लेवल पर उनका प्रोटेक्शन जरूरी है। अच्छा, इस साल जनवरी 22 को एक रेड शैंक स्पॉट हुआ था ना, ट्रिंगा एरिथ्रोपुस। सही कहा। ओकेन सनासम जो वाइल्ड लाइफ एक्सप्लोरर मणिपुर के एक फोटोग्राफर है, उन्होंने इस रेयर बर्ड को स्पॉट किया वहां। पर इन सब बर्ड्स का आना
क्या सिर्फ देखने में अच्छा लगता है या इसका इकोसिस्टम के लिए कोई डीपर मीनिंग है? बर्ड्स एक्चुअली एक हेल्दी इकोसिस्टम की निशानी होते हैं। डॉक्टर टी ब्राजा कुमार, जो डायरेक्टर ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज है, उन्होंने भी यही हाईलाइट किया है कि बर्ड्स वेटलैंड हेल्थ के सबसे अच्छे इंडिकेटर हैं। अगर नंबर्स देखें तो ईयर 2021 में यहाँ 1700 वाटर बर्ड्स और 17 डिफरेंट स्पीशीज रिकॉर्ड हुए थे, और इस साल जनवरी के सेंसस में ये नंबर बढ़कर 3000 वाटर बर्ड्स और 39 स्पीशीज हो गया है। ये क्लियरली दिखाता है कि लोकल रेजिडेंट्स के सपोर्ट की वजह से वहाँ इकोलॉजिकल कंडीशंस कंटिन्यूअसली इम्प्रूव हो रही हैं। सही बात है। एक फाइनल थॉट पर इस चर्चा को रोकते हैं। अगर एग्रीकल्चर की वजह से नेचर का एक हिस्सा जैसे आइरिस फ्लावर्स वैनिश हो गया, पर लोकल सपोर्ट और डेवलपमेंट से हजारों बर्ड्स का इकोसिस्टम वापस बन सकता है, तो क्या इस सेम मॉडल को यूज करके हम बाकी एंडेंजर्ड वेटलैंड्स को रिवाइव कर सकते हैं? नेक्स्ट टॉपिक। आज इंडिया और भूटान के जो नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं ना, खासकर पावर सेक्टर में, वो काफी इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल। हमारे पास कुछ रीसेंट ऑफिशियल स्टेटमेंट्स और मीटिंग डिटेल्स हैं। तो मकसद बस यही है कि इन पॉलिसी अपडेट्स और प्रोजेक्ट्स को बिल्कुल सिंपल तरीके से समझा जाए। और शुरुआत अगर एनर्जी सेक्टर की इस मेजर मीटिंग से करें तो भूटान के एनर्जी मिनिस्टर ल्योंगपो जेम छरिंग और इंडिया के पावर मिनिस्टर मनोहर लाल की जो मुलाकात हुई, वो कोई रूटीन डिस्कशन नहीं था। इसमें मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पावर श्रीपाद नाइक भी मौजूद थे, राइट? हाँ, बिल्कुल। और पूरा फोकस हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को तेजी से आगे बढ़ाने पर था। पुनासांगचू 2 प्रोजेक्ट का एग्जाम्पल काफी दिलचस्प है। यहाँ पीएम मोदी ने इसे नवंबर 2025 में इनॉग्रेट किया था और इसकी कैपेसिटी 1020 मेगावाट्स है। लेकिन अब इसके कमर्शियल ऑप्टिमाइजेशन पे इतनी बात क्यों हो रही है? देखिए, कमर्शियल ऑप्टिमाइजेशन का सीधा सा मतलब है कि जो बिजली बन रही है उसे मार्केट में इस तरह मैनेज किया जाए कि दोनों को मैक्सिमल फाइनेंशियल बेनिफिट मिले। अच्छा, मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। हाँ, और इसी स्ट्रैटेजी के तहत पुनासांगचू 1 प्रोजेक्ट, जिसकी कैपेसिटी 1200 मेगावाट है, उसके मेन डैम स्ट्रक्चर पर रुका हुआ काम फिर से शुरू करने का एग्रीमेंट हुआ है, ताकि उसकी अर्ली कमिश्निंग हो सके। सही कहा। और इसके साथ ही संकोश हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के फ्यूचर प्लान्स को भी डिस्कशन में शामिल कर लिया गया है। हाइड्रो प्रोजेक्ट्स तो अपनी जगह हैं, लेकिन ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी एक काफी लंबा विजन दिख रहा है। ईयर 2040 तक की प्लानिंग अभी से चल रही है। वो लॉन्ग टर्म ग्रिड प्लानिंग बहुत जरूरी है, और एक बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व की जा रही है, जो भूटान के लीन मंथ्स होते हैं, सर्दियों के महीने। हाँ, सर्दियों में जब नदियों में पानी कम होता है ना, तो बिजली का प्रोडक्शन गिर जाता है। तो उस टाइम पावर शेड्यूलिंग की अप्रूवल प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन किया जा रहा है, ताकि एनर्जी सप्लाई बिना रुके चलती रहे। बिल्कुल। अब एनर्जी से थोड़ा आगे बढ़कर इकोनॉमी और बॉर्डर्स को देखें तो इंडिया ने भूटान के डेवलपमेंट के लिए 4000 करोड़ रुपीस का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है। मतलब LOC, जो कि कोई आम फंडिंग नहीं है, बल्कि एक प्री अप्रूव्ड क्रेडिट लिमिट है, जिसे भूटान अपनी जरूरत और प्रोजेक्ट्स की स्पीड के हिसाब से इस्तेमाल कर सकता है। हाँ, जो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को फ्यूचर रेडी बनाने का एक बड़ा कदम है। और कल्चरल टाइज भी तो मजबूत हो रहे हैं। वाराणसी वाला एग्रीमेंट। हाँ, पीएम मोदी ने वाराणसी में एक भूटानीज टेम्पल और गेस्ट हाउस बनाने के लिए लैंड ग्रांट अनाउंस किया है। और बॉर्डर कनेक्टिविटी के लिए गेलेफू के पास हाटीसार में एक नया इमिग्रेशन चेक पोस्ट भी एस्टेब्लिश हो गया है। ये डिसीजन भी लिया गया है। पर एक और बड़ा पॉलिसी शिफ्ट जो रिन्यूएबल एनर्जी में नजर आ रहा है, वो काफी अहम है। भूटान के एनर्जी मिनिस्टर और इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर प्रहलाद वेंकटेश जोशी के बीच एक नया MOU साइन हुआ है, जो सिर्फ हाइड्रो पावर के ट्रेडिशनल मॉडल से आगे बढ़कर सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास और एनर्जी स्टोरेज की बात करता है। और ग्रीन हाइड्रोजन भी। इन सभी मॉडर्न एरियाज में कैपेसिटी बिल्डिंग पर साथ मिलकर काम करने का एम है, ताकि फ्यूचर एनर्जी ट्रांजिशन एकदम स्मूथली हो सके। तो अंत में सोचने वाली बात ये रह जाती है कि जब 2 पड़ोसी देश सिर्फ बॉर्डर ही नहीं, बल्कि अपनी एनर्जी ग्रिड्स और ग्रीन एनर्जी गोल्स को इतने गहरे लेवल पर शेयर करते हैं, तो इसका पूरे रीजन की डिप्लोमेटिक स्टेबिलिटी और फ्यूचर पर क्या असर पड़ता है। नेक्स्ट टॉपिक। आज जो रिपोर्ट्स और पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं, वो इंडिया के पब्लिक हेल्थ केयर के फ्यूचर पे एक बहुत डायरेक्ट लाइट डालते हैं। हाँ, और हमारा मिशन ये है कि हम समझें कि AI और पब्लिक पॉलिसी मिलकर कैसे एक बड़ी साइलेंट रेवोल्यूशन ला रहे हैं। एग्जैक्टली। अगर हम सोचें एक ऐसी मशीन के बारे में जो दूर से ही हार्ट रेट बता दे, ये सुनने में थोड़ा साइफाई लगता है, पर एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। एकदम राइट। असम इंडिया का फर्स्ट स्टेट बन गया है जिसने पब्लिक हेल्थ के सिस्टम में एक AI ड्रिवन हॉस्पिटल मॉडल ऑपरेशनलाइज कर दिया है। और ये सिर्फ पेपर पर नहीं है,
GMCH में ऐसे शुरू किया गया है, राइट? हाँ, गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के न्यूली इनॉग्रेटेड मेडिकल कॉलेज कॉम्प्लेक्स में। एक स्टेप डाउन आईसीयू वार्ड में से डिप्लॉय किया गया है। स्टेप डाउन आईसीयू मतलब जहां पेशेंट्स लाइफ सपोर्ट पर तो नहीं होते, पर उन्हें कांस्टेंट मॉनिटरिंग चाहिए होती है। सही कहा। और इसमें सबसे सरप्राइजिंग डिटेल ये है कि ये वर्ल्ड का फर्स्ट AI बेस्ड कॉन्टैक्टलेस रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम है। वेट, कॉन्टैक्टलेस का मतलब है कि पेशेंट को फिजिकली टच करने की जरूरत ही नहीं है। ये वाइटल्स ट्रैक कैसे करता है? यही तो टेक्नोलॉजी का रियल मैजिक है। बॉडी पर कोई वायर्स या सेंसर्स चिपकाने की जरूरत नहीं पड़ती। ओह, तो कैमरास और एडवांस्ड सेंसर्स काम करते हैं यहाँ। बिल्कुल। बेड्स के पास लगे कैमरास और सेंसर्स पेशेंट की ब्रीदिंग और हार्ट रेट को दूर से ही 24/7 ट्रैक कर लेते हैं। जिससे इन्फेक्शन का रिस्क तो ड्रास्टिकली कम हो जाता होगा, क्योंकि कोई डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट या वायर्स से कंटैमिनेशन नहीं हो रहा। हाँ, इन्फेक्शन कंट्रोल नेचुरली बेटर होता है इससे, और उसके साथ पेशेंट सेफ्टी बहुत एनहांस होती है। डॉक्टर्स को रियल टाइम क्लिनिकल इंसाइट्स मिलती होंगी। राइट, उन्हें अपने स्क्रीन्स पर सब दिखता है। जैसे अगर किसी का ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे गिर रहा है, जो शायद एक नॉर्मल राउंड में मिस हो जाए। तो AI उसको पहले ही डिटेक्ट कर लेगा। हाँ, AI घंटों पहले डिटेक्ट करके अलर्ट भेज देता है, जिससे डॉक्टर्स फास्ट और एक्यूरेट मेडिकल डिसीजंस ले सकते हैं। ये पॉलिसी एग्जीक्यूशन का एक बहुत सॉलिड एग्जाम्पल है। असम गवर्नमेंट ने इसके लिए लॉर्ड्स मार्क इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी किए हैं। इस कोलैबोरेशन में उनके MD और CEO डॉक्टर सच्चिदानंद उपाध्याय का एक पॉइंट मेंशन करना जरूरी है कि अब हेल्थ केयर सिर्फ पायलट प्रोजेक्ट्स तक लिमिटेड नहीं है। एग्जैक्टली। अब ये सीधा कोर क्लिनिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। हमारा मेडिकल सिस्टम हमेशा से रिएक्टिव केयर पर बेस्ड रहा है। मतलब बीमारी बढ़ने के बाद इलाज करना। हाँ, पर इस नए मॉडल से हम प्रिडिक्टिव और AI लेड डिलीवरी की तरफ जा रहे हैं। बीमारी सीरियस होने से पहले ही AI अर्ली रिस्क डिटेक्शन कर लेगा। ये एक बहुत बड़ा मैक्रो शिफ्ट है। ऑनरेबल CM श्री हिमंता बिस्वा शर्मा की लीडरशिप में स्टार्ट हुआ ये इनिशिएटिव सिर्फ असम तक रुकने वाला नहीं लगता। बिल्कुल नहीं, ये पूरे इंडिया के बाकी स्टेट्स और सेंट्रल हेल्थ इंस्टीट्यूशंस के लिए एक रेप्लिकेबल ब्लूप्रिंट सेट करता है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए भी एक प्रैक्टिकल मॉडल है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये ग्लोबली रेलेवेंट मेड इन इंडिया हेल्थ केयर टेक्नोलॉजीज को स्ट्रांगली प्रमोट करता है। राइट, ये दिखाता है कि जब पॉलिसी विजन और इनोवेशन और एग्जीक्यूशन एक साथ आते हैं तो पब्लिक सर्विसेज में कैसा स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है। ये इंडिया के टेक्नोलॉजी इनेबल्ड पब्लिक सर्विसेज की तरफ एक काफी बड़ा स्टेप है। सही में इंफ्रास्ट्रक्चर और एडवांस टेक का परफेक्ट इंटीग्रेशन है। तो इन्हीं सब डिटेल्स के बीच एक सोचने वाले सवाल पर आते हैं। अगर AI पब्लिक हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स के रिस्क को बिना टच किए प्रिडिक्ट कर सकता है, तो आने वाले टाइम में रिमोट और रूरल एरियाज का मेडिकल फ्यूचर कितना ड्रास्टिकली बदल सकता है। नेक्स्ट टॉपिक। ये असम के कल्चरल आइकन ज्योति प्रसाद अग्रवाल के ओरिजिनल वर्क्स के प्रिजर्वेशन पर एक क्विक समरी है। गुवाहाटी यूनिवर्सिटी यानी GU ने ज्योति प्रसाद जी के रेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स और राइटिंग्स को प्रिजर्व, डॉक्यूमेंट और डिजिटली आर्काइव करने के लिए उनकी फैमिली के साथ एक MOU साइन किया है। और देखा जाए तो हिस्ट्री और कल्चरल हेरिटेज को समझने के लिए ये इनिशिएटिव बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट, ये अग्रीमेंट GU के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म और अग्रवाल फैमिली के बीच हुआ है। इसमें उनके रेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स, फिल्म स्क्रिप्ट्स, लेटर्स, प्लेज और पोएम्स को सेव किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट मटेरियल्स असम की पहली फिल्म जोई मोती पर असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर भारती भाराली और रिसर्च स्कॉलर संगीता बोरा की रिसर्च के दौरान सामने आए थे। सेकेंड, ये सारा कलेक्शन कृष्णा कांता हैंडिक सेंट्रल लाइब्रेरी के मैन्युस्क्रिप्ट कॉन्जर्वेशन सेक्शन में सेफली रखा जाएगा। GU के वाइस चांसलर नानी गोपाल महांता ने क्लियर किया है कि इन मटेरियल्स के डिजिटल वर्जन्स फेज्ड मैनर में क्रिएट किए जाएंगे, जिससे रिसर्चर्स, स्टूडेंट्स और पब्लिक इन्हें फ्यूचर में इजीली एक्सेस कर सकें। थर्ड, इस सेरेमनी में काफी इंपॉर्टेंट लोग प्रेजेंट थे। ज्योति प्रसाद जी की डॉटर्स सत्यश्री दास और ज्ञानाश्री पाठक, रूपमंता दास, एकेडमिक रजिस्ट्रार प्रोफेसर हाजीव हैंडीक और लाइब्रेरियन डॉक्टर प्रशांता देका वहां मौजूद थे। फैमिली ने कल्चरल हेरिटेज के प्रिजर्वेशन के लिए यूनिवर्सिटी की इस एकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी को काफी अप्रिशिएट किया। असम की कल्चरल हिस्ट्री को सेफ रखने का ये सिस्टमैटिक प्रिजर्वेशन और डिजिटाइजेशन फ्यूचर रिसर्च के लिए एक बहुत वैल्यूबल रिसोर्स साबित होगा। नेक्स्ट टॉपिक। असम के फॉरेस्ट्स की बायोडाइवर्सिटी में आज भी ऐसे कई सीक्रेट्स हैं जो बाहर नहीं आए हैं। तो आज एक बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट पर डिस्कस करते हैं
जो जर्नल ऑफ थ्रेटन टैक्सा में पब्लिश हुई है। इसमें बताया गया है कि इंडिया में फर्स्ट टाइम कोल्यूक्टिस बिलियनियटिस नाम की एक छोटी जंपिंग स्पाइडर देखी गई है, जो काफी सरप्राइजिंग है क्योंकि ये यहाँ मिलती नहीं थी पहले। हाँ, बिल्कुल। असल में इस स्पाइडर को पहले सिर्फ साउथ ईस्ट एशिया में देखा गया था, जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर में। तो असम में इसका मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी डिस्कवरी है। एग्जैक्टली तो ये स्पाइडर असम में एग्जैक्ट किस लोकेशन पर मिली है? ये एक्चुअली बराक वैली के कचार डिस्ट्रिक्ट में लोहारबंद एरिया है, वहां देखी गई है। ये एरिया इनर लाइन रिजर्व फॉरेस्ट का पार्ट है। मतलब ये एक प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है जिसको अभी तक पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं किया गया है। और इस रेयर डिस्कवरी के पीछे जो रिसर्च टीम है उसमें कौन-कौन है? असम यूनिवर्सिटी की स्कॉलर हैं मोनिका छेत्री और उनके सुपरवाइजर प्रोफ पार्थांकर चौधरी। साथ ही चेन्नई की सविता यूनिवर्सिटी से जॉन टी.डी. कलेब हैं, जो एक एरेक्नोलॉजिस्ट हैं, यानी वो साइंटिस्ट जो स्पाइडर्स की स्टडी करते हैं। उन्होंने मिलकर ये खोज की है, जो ये प्रूव देता है कि असम इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का एक बहुत ही क्रिटिकल पार्ट है। बिल्कुल सही कहा। और देखा जाए तो जो लोग इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स नोट डाउन करते हैं उनके लिए आगे का डेटा बहुत यूजफुल हो सकता है, क्योंकि बरक वैली में पहले भी ऐसी अमेजिंग डिस्कवरीज हुई हैं। जैसे 2003 में पैलापूल एरिया से मैन फेस्ड स्टिंग बग मिला था, जिसका साइंटिफिक नाम कैराकांथस इनकार्नाटस है। और फिर 2006 में कटलेट शहर से वॉकिंग लीफ इंसेक्ट मिला था। हाँ, ये सब क्लियर करता है कि असम की बायोडाइवर्सिटी का मतलब सिर्फ राइनोसरस या एलिफेंट्स जैसे बड़े एनिमल्स नहीं है। मोनिका छेत्री और प्रोफ चौधरी ने भी यही समझाया कि इकोसिस्टम में सिर्फ बड़े एनिमल्स नहीं बल्कि माइक्रोफोना का भी बहुत बड़ा रोल होता है। राइट। जैसे ये छोटी जंपिंग स्पाइडर कोई नॉर्मल इंसेक्ट नहीं है बल्कि एक एक्टिव प्रेडेटर है। एग्जैक्टली ये जाला नहीं बुनती बल्कि डायरेक्ट अपने प्रे पर जंप करती है और फॉरेस्ट में इंसेक्ट्स का नंबर कंट्रोल करती है। इससे पूरे फॉरेस्ट इकोसिस्टम की हेल्थ मेंटेन रहती है। अगर बड़े एनिमल्स फॉरेस्ट के मैनेजर्स हैं तो ये माइक्रोफोना वो एक्चुअल वर्कर्स हैं जो इकोसिस्टम का बैलेंस बनाए रखते हैं। तो इससे क्लियर होता है कि एक छोटी सी स्पीशीज का मिलना पूरे इकोसिस्टम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है और हमें नेचर के इन हिडन पार्ट्स को स्टडी करने की इंस्पिरेशन देता है। सही बात है। ये सच में काफी सोचने वाली बात है कि अगर साउथ ईस्ट एशिया की एक छोटी स्पाइडर इतने सालों तक असम के फॉरेस्ट में बिना किसी की नज़र में आए रह सकती है, तो ऐसे और कितने अननोन माइक्रोफोना होंगे जो साइलेंटली हमारे एनवायरनमेंट का बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं और जिनके बारे में अभी तक किसी को कुछ नहीं पता। नेक्स्ट टॉपिक। अगर कभी कैब बुक करते टाइम 3 टाइम सर्च प्राइसिंग देखिए और सोचा हो कि इसका कोई ऑल्टरनेटिव क्यों नहीं है, तो आज का डिस्कशन एकदम यही गैप फिल करता है। हाँ, हम भारत टैक्सी को एक्सप्लोर कर रहे हैं, जो इंडिया का फर्स्ट कोऑपरेटिव रन राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म है। राइट। इस डिस्कशन का मेन मिशन इस प्लेटफॉर्म के फैक्ट्स, बिजनेस मॉडल और इकोनॉमी पर इसके इम्पैक्ट को डिटेल में समझना है। पॉलिसी और गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से ये आगे चलकर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। एब्सोल्युटली। अगर लॉन्च की बात करें तो थर्सडे को यूनियन कोऑपरेशन मिनिस्टर अमित शाह ने इसका लॉन्च किया है। अभी इनिशियली ये सर्विस दिल्ली एनसीआर और गुजरात में स्टार्ट हुई है। पर इसका टारगेट काफी बड़ा है ना? हाँ, नेक्स्ट 3 इयर्स में इसको पैन इंडिया लेवल पर एक्सपैंड करना है। मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारका से कामाख्या तक। लॉन्च इवेंट नेशनल कैपिटल के विज्ञान भवन में हुआ, जहां 800 से 1000 ड्राइवर्स प्रेजेंट थे। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट इसका स्ट्रक्चर है। इसे टॉप 8 कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर बनाया है, जिसमें अमूल भी शामिल है। यानी वही मॉडल जो डेयरी इंडस्ट्री में सक्सेसफुल रहा, अब गिग इकोनॉमी में अप्लाई हो रहा है। एग्जैक्टली। इसको ऑपरेट करेगी सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड। एक स्पेसिफिक डिटेल जो नोट करनी चाहिए, ये कंपनी जून 6, 2025 को मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002 के अंडर रजिस्टर हुई थी। तो इसका सिंपल मतलब ये है कि ये इजीली अलग-अलग स्टेट्स की बाउंड्रीज क्रॉस करके ऑपरेट कर सकती है, बिना हर स्टेट के अलग लीगल रिस्ट्रिक्शंस में फंसे। इनका मेन गोल एक सस्टेनेबल और डेमोक्रेटिक टैक्सी सर्विस बनाना है, जहां ड्राइवर्स खुद प्रोसेस को ओन करते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल टर्म्स में इसका क्या मतलब है? मार्केट में जो करंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट बेस्ड एप्स हैं, उनका कमीशन स्ट्रक्चर काफी हैवी होता है। इस नए प्लेटफॉर्म का मैथ कैसे वर्क करता है? यहीं पर इसका फाइनेंशियल मॉडल स्टैंड आउट करता है। ये कंप्लीटली जीरो कमीशन और सर्ज फ्री प्राइसिंग मॉडल है। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रखा गया है। हर 100 रुपीस की कमाई में से
₹80 डायरेक्टली ड्राइवर्स के बैंक अकाउंट में जाएंगे। तो फिर प्लेटफॉर्म मेंटेनेंस और मार्केटिंग मैनेज करने के लिए बाकी ₹20? हाँ, बाकी ₹20 प्लेटफॉर्म रखेगा, पर कैच ये है कि उस ₹20 की ओनरशिप भी कलेक्टिवली ड्राइवर्स के पास ही रहेगी। प्लस सोशल सिक्योरिटी के लिए IFFCO टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी सभी ड्राइवर्स को पर्सनल एक्सीडेंट और हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज भी दे रही है। ये डेली कम्यूट और गिग इकोनॉमी के लिए सच में एक बड़ा शिफ्ट है। कस्टमर्स के लिए भी एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर कार्स के साथ साथ 3 व्हीलर्स और 2 व्हीलर्स भी अवेल कर सकते हैं। मतलब एक इंडिजिनस ऑल्टरनेटिव मार्केट में आ गया है। और इसका इम्पैक्ट ऑलरेडी दिखना शुरू हो गया है। भारत टैक्सी के पायलट ऑपरेशंस इतने सक्सेसफुल रहे कि मार्केट के राइवल प्लेटफॉर्म्स ने अपना कमीशन रिड्यूस करना शुरू कर दिया है। यहां तक कि कस्टमर्स को फ्री राइड्स जैसे इंसेंटिव्स ऑफर कर रहे हैं। कंपटीशन से कंज्यूमर का फायदा तो हमेशा होता है। सही कहा। इस मोबिलिटी प्लेटफॉर्म की सक्सेस से ये क्लियर है कि कोऑपरेटिव्स आने वाले ईयर्स में और भी नए बिजनेसेस में एंटर करने वाले हैं। तो यहाँ डिस्कशन को क्लोज करते हैं एक थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन के साथ। क्या कलेक्टिव ओनरशिप पर बेस्ड ये नया मॉडल फ्यूचर में गिग इकोनॉमी की बड़ी प्राइवेट कंपनीज को पूरी तरह से रिप्लेस कर पाएगा? इस पर जरूर सोचिए। नेक्स्ट टॉपिक। आज हम गवर्नमेंट के नए स्टार्टअप रिकॉग्निशन रूल्स का एक क्विक ओवरव्यू लेंगे। देखिए, DPIIT ने स्टार्टअप्स को डिफाइन करने का जो क्राइटेरिया है ना, उसे एक्सपैंड कर दिया है, जो कि फ्यूचर ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, नॉर्मल स्टार्टअप्स के लिए टर्नओवर थ्रेशोल्ड को लिटरली डबल करके 200 करोड़ रुपए कर दिया गया है। सेकंड, अब डीप टेक स्टार्टअप की एक बिल्कुल नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस हुई है, जो मेनली कटिंग एज टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं। इनके इनकॉर्पोरेशन की एज लिमिट 10 ईयर्स से बढ़ाकर 20 ईयर्स कर दी गई है और टर्नओवर लिमिट भी 300 करोड़ रुपए हो गई है। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों? वेल, इसका रीजन ये है कि इन सेक्टर्स में लंबा जेस्टेशन पीरियड, हाई R&D और काफी ज्यादा कैपिटल डेवलपमेंट साइकिल इन्वॉल्व होता है। फाइनली, एग्रीकल्चर, रूरल इंडस्ट्रीज और कम्युनिटी एंटरप्राइजेज में ग्रास रूट इनोवेशन को सपोर्ट करने के लिए अब कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेज को भी स्टार्टअप माना जा सकता है। इसमें मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002 और स्टेट या यूनियन टेरिटरी एक्ट्स के अंडर रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटीज पूरी तरह से एलिजिबल है। शॉर्ट में कहें तो टर्नओवर लिमिट्स बढ़ने और डीप टेक व कोऑपरेटिव्स के जुड़ने से इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम अब काफी ब्रॉड हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक। ये रॉबल नागी के ग्लोबल टीचर प्राइज जीतने पर एक क्विक समरी है। अब देखिए, इंडियन टीचर और एक्टिविस्ट रॉबल नागी ने दुबई के वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में $1 मिलियन का ग्लोबल टीचर प्राइज जीता है, जो सोसाइटी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो फर्स्ट जरा उनके काम को देखते हैं। उनकी रॉबल नागी आर्ट फाउंडेशन ने पूरे इंडिया में 800 से ज़्यादा लर्निंग सेंटर्स बनाए हैं। ये सेंटर्स उन बच्चों को स्ट्रक्चर्ड लर्निंग देते हैं जो कभी स्कूल नहीं गए, और साथ ही स्कूल जाने वाले बच्चों को भी पढ़ाते हैं। इसके अलावा नागी स्लम्स की दीवारों पर एजुकेशनल पेंटिंग्स बनाती हैं, जिनसे बच्चे लिटरेसी, साइंस, मैथ और हिस्ट्री बड़े आराम से सीख सकें। सेकंड, इस अवार्ड के बैकग्राउंड को भी समझ लेते हैं। इसे वाके फाउंडेशन देती हैं, जिसके फाउंडर सनी वार्की हैं, जो इजिप्ट, कतर और UAE में जेम्स एजुकेशन कंपनी चलाते हैं। आपको बता दूं, ये प्राइज 2015 में शुरू हुआ था और नागी इसे जीतने वाली 10th टीचर हैं। वो इस $1 मिलियन की प्राइज मनी का इस्तेमाल एक फ्री वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाने के लिए करेंगी। फाइनली, पास्ट विनर्स पे नजर डालें तो कोई भी फैक्ट मिस नहीं होना चाहिए। पुराने विनर्स में एक केनियन टीचर, एक पैलेस्टीनियन प्राइमरी स्कूल टीचर, एक कैनेडियन एजुकेटर और लास्ट ईयर के सऊदी एजुकेटर मंसूर अल मंसूर शामिल हैं, जिन्हें पुअर लोगों के लिए काम करने के लिए जाना जाता है। कुल मिलाकर नागी की ये ग्लोबल अचीवमेंट साफ दिखाती है कि आर्ट और स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन के सही इस्तेमाल से ग्राउंड लेवल पर कितना बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक। यह एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में इंडिया की परफॉर्मेंस पर एक क्विक समरी है। चैंपियनशिप के डे 2 के बाद इंडिया ने मेडल्स टेबल पर पूरी तरह से अपना दबदबा बना लिया है, और ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम या स्पोर्ट्स नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, इंडिया की ओवरऑल मेडल्स टैली देखते हैं। डे 2 खत्म होने पर इंडिया ने टोटल 10 गोल्ड, 5 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। वहीं उज़्बेकिस्तान 3 गोल्ड मेडल्स के साथ टेबल में सेकंड पोजीशन पर है। दूसरा, 10M एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट की डिटेल्स। रेनिंग वर्ल्ड चैंपियन सम्राट राणा और वर्ल्ड कप फाइनल विनर सुरुचि सिंह ने 10 टीम क्वालिफिकेशन राउंड में 60 शॉट्स के बाद
583 स्कोर करके टॉप किया था, लेकिन फाइनल में उन्हें सिल्वर मिला। उज़्बेकिस्तान के नजीना सैदकुलोवा और मोहम्मद कमालोव ने 48 शॉट फाइनल में 481.3 स्कोर के साथ गोल्ड जीता, जबकि इंडिया का स्कोर 479.6 रहा। आपको बता दूं, ये उज़्बेकिस्तान का दिन का लोन गोल्ड था। फाइनल में उज़्बेकिस्तान के दोनों शूटर्स ने 24 शॉट्स में इंडिविजुअली 10.0 से ज्यादा का एवरेज स्कोर किया। वियतनाम 582 स्कोर के साथ सेकंड और चाइनीज ताइपे 575 स्कोर के साथ फोर्थ पोजीशन पर फाइनल में पहुंचे थे, जिसमें चाइनीज ताइपे ने ब्रॉन्ज जीता। आखिर में जूनियर और यूथ कैटेगरीज की सक्सेस। 10M एयर पिस्टल वुमेन जूनियर में साउथपॉ राश्मिका साहेगल और वंशिका चौधरी ने बैक टू बैक 1-2 फिनिश दिया। इसी तरह कॉरेस्पॉन्डिंग यूथ कैटेगरी में भी प्रियांशी पुरवा और चाहेक कोहला ने 1-2 फिनिश डिलीवर किया। इंडिया ने जूनियर से लेकर सीनियर लेवल तक शानदार और कंसिस्टेंट डोमिनेशन दिखाया है। कुल 10 गोल्ड मेडल्स की स्टाइली के साथ इंडिया अभी चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल को क्लियरली लीड कर रहा है। नेक्स्ट टॉपिक। इंडिया की अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत पर ये एक क्विक समरी है। हरारे में इंडिया ने इंग्लैंड को 100 रन से हराकर रिकॉर्ड 6 टाइटल जीता, जो हमारे स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक सिस्टम को दिखाता है। फर्स्ट, मैच डिटेल्स। इंग्लैंड ने बॉल फर्स्ट चुना, पर इंडिया ने 411 बनाए, जो अंडर 19 फाइनल हिस्ट्री का हाईएस्ट टोटल है। टारगेट 412 था, लेकिन इंग्लैंड 40.2 ओवर्स में 311 पर ऑल आउट हो गई। केलब फाल्कोनर ने 67 बॉल्स में 115 बनाए। 2022 के बाद ये जीत एडवांस्ड कोचिंग का नतीजा है। सेकंड, 14 ईयर ओल्ड ओपनर वैभव सूर्यवंशी की हिस्टोरिक बैटिंग। उन्होंने 80 बॉल्स में 175 बनाए विद 15 सिक्सेस और 15 फोर्स। कमाल की बात है कि उनके 150 रन्स सिर्फ बाउंड्रीज से आए। कैप्टन आयुष महात्रे के 53 रन्स के साथ उन्होंने 19 ओवर्स में 142 की पार्टनरशिप की, जिससे रन रेट 10 रहा। वैभव के 100 से 150 के बीच वेदांत त्रिवेदी ने सिर्फ 4 बॉल्स फेस की। फाइनली रिकॉर्ड्स। वैभव टूर्नामेंट के यंगेस्ट सेंचुरियन हैं। उन्होंने 55 बॉल्स में सेकंड फास्टेस्ट सेंचुरी बनाई, फर्स्ट 32 बॉल्स में और सेकंड 23 बॉल्स में। फिर 71 बॉल्स में फास्टेस्ट 150 बनाकर बेन मेज का रिकॉर्ड तोड़ा। यूथ ओडीआई में 15 सिक्सेस और फाइनल में बेस्ट इंडिविजुअल स्कोर अब उनका है। इस टीम की तुलना विराट और रोहित की टीम से हो रही है। सूर्यवंशी जैसे टैलेंट के साथ इंडिया ने रिकॉर्ड 6 टाइटल जीतकर एज ग्रुप क्रिकेट में अपनी डोमिनेंस क्लियर कर दी है। नेक्स्ट टॉपिक। ये सोचना काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि एक मिसाइल सिस्टम कितना रिलायबल होना चाहिए कि आप प्रोडक्शन लाइन से उसको रैंडमली एक यूनिट उठाओ और वो बिल्कुल परफेक्ट निकले। हाँ बिल्कुल। और आज हम अग्नि 3 बैलिस्टिक मिसाइल के इसी रीसेंट सक्सेसफुल टेस्ट फायर की टेक्निकल डिटेल्स पर बात करने वाले हैं। राइट। ऑफिशियल स्टेटमेंट्स और डिफेंस रिपोर्ट्स पर बेस्ड ये एनालिसिस ना हमें दिखाएगा कि हमारा डिफेंस फ्रेमवर्क एक्चुअली कितना प्रिपेयर्ड है। और ये कोई छोटी मोटी मिसाइल नहीं है। अग्नि 3 बेसिकली एक न्यूक्लियर वेपन्स केपेबल और सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। अगर नंबर्स की बात करें तो इसकी लेंथ 17 मीटर्स है। 17 मीटर्स मतलब काफी मैसिव स्ट्रक्चर है। हाँ, और सबसे बड़ा हाईलाइट इसका पेलोड और रेंज है। I mean, ये 1.5 टन्स का पेलोड कार्य कर सकती है और इसकी स्ट्राइक रेंज 3000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। 1.5 टन्स का पेलोड और 3000 किलोमीटर्स की रेंज, इसका मतलब है कि ये डीप टेरिटरीज तक स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी रखती है। एक तरह का मैसिव स्ट्रैटेजिक डिटरेंट। और इस टेस्ट का एग्जीक्यूशन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था। इसे उड़ीसा के चांदीपुर कोस्ट से एक मोबाइल लॉन्चर के थ्रू टेस्ट फायर किया गया। वही तो सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। मोबाइल लॉन्चर का क्लियर मतलब है कि अनप्रेडिक्टेबिलिटी बढ़ जाती है। अब फोर्सेस किसी फिक्स्ड लॉन्च पैड पर डिपेंडेंट नहीं है। बिल्कुल, उन्हें किसी एक फिक्स जगह से बंद कर नहीं रहना पड़ता। एग्जैक्टली। और एक और टेक्निकल पॉइंट जो इसकी स्पीड को बढ़ाता है वो ये है कि ये एक 2 स्टेज सॉलिड प्रोपेल्ड मिसाइल है। सॉलिड प्रोपेल्ड मतलब लिक्विड फ्यूल की तरह इसको लॉन्च से ठीक पहले फ्यूल करने की जरूरत नहीं होती ना। सही कहा। इट इज ऑलवेज रेडी टू गो। जैसे ही ऑटो लॉन्च कमांड मिली, मिसाइल ऑटोमेटिकली अपने डेजिग्नेटेड पाथ पर निकल गई। वेट, यहाँ एक पॉइंट जो सोर्सेज में काफ़ी हाईलाइट हुआ है वो है स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड यानी एसएफसी का रोल।
एसएफसी इन स्ट्रेटेजिक वेपन सिस्टम्स को हैंडल करती है और उन्होंने इस मिसाइल को डेली प्रोडक्शन लॉट से रैंडमली पिक किया था। ये सुनने में थोड़ा रिस्की साउंड करता है। व्हाट इफ टेस्ट फेल हो जाता? पर यही तो इस एक्सरसाइज का मेन पर्पस था। ये कोई लैब में केयरफुली बनाया गया प्रोटोटाइप टेस्ट नहीं था, बल्कि यूजर के लिए एक रेगुलर ट्रेनिंग एक्सरसाइज थी। तो बेसिकली एक सरप्राइज टेस्ट था पूरे सिस्टम के लिए। हाँ, रैंडमली पिक करने का रीजन ही ये वैलिडेट करना था कि प्रोडक्शन क्वालिटी इतनी फ्लॉलेस है कि कोई भी रैंडम पीस किसी भी टाइम बैटलफील्ड के लिए रेडी है। इस टेस्ट ने एक्चुअली सभी ऑपरेशनल और टेक्निकल पैरामीटर्स को वैलिडेट कर दिया। मतलब फैक्ट्री से डायरेक्ट फील्ड में, और वो भी फुल एक्यूरेसी के साथ। हम्म बे ऑफ बंगाल में अपने प्री डेजिग्नेटेड टारगेट एरिया पर इसने बिल्कुल पिन पॉइंट हिट किया। डीआरडीओ सोर्सेज ने भी कंफर्म किया है कि सभी मिशन ऑब्जेक्टिव्स मीट हुए। लेकिन इस एक्यूरेसी को प्रैक्टिकली मेजर कैसे किया गया? रियल टाइम ट्रैकिंग के थ्रू ईस्ट कोस्ट पर स्पेशली रडार्स, टेलीमेट्री और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम्स डिप्लॉय किए गए थे। टेलीमेट्री बेसिकली मिसाइल का इंटरनल हेल्थ और फ्लाइट डेटा रियल टाइम में ट्रांसमिट करती है। ओके। यहाँ तक कि इम्पैक्ट पॉइंट के बिल्कुल पास 2 डाउन रेंज शिप स्टेशन किए गए थे। उन्होंने टर्मिनल इवेंट को पूरी तरह रिकॉर्ड किया। टर्मिनल इवेंट मतलब मिसाइल जब फाइनल टारगेट को हिट करती है उस लास्ट मोमेंट को? एग्जैक्टली। उस लास्ट मोमेंट का डेटा कैप्चर करना बहुत जरूरी होता है, और वो सक्सेसफुली रिकॉर्ड हुआ। तो इन एग्जैक्ट डिटेल से ना एक बात बहुत क्लियर होती है, ये एडवांस ट्रैकिंग सिस्टम्स, सॉलिड प्रोपेल्ड इंजन्स और एसएफसी का एग्जीक्यूशन दिखाता है कि ऑपरेशंस की रेडीनेस और एफिशिएंसी हाईएस्ट लेवल पर है। ऐसी एग्जैक्ट रियल वर्ल्ड वैलिडेशन होना डिफेंस ऑपरेशंस के लिए बहुत मैटर करता है। और इस लेवल का कॉन्फिडेंस सिस्टम्स को तभी मिलता है जब उन्हें पता हो कि थ्योरी में जो नंबर्स हैं वो एक्चुअली प्रैक्टिकल सिनेरियोज में बिना किसी एरर के परफॉर्म कर रहे हैं। तो एक फाइनल थॉट के साथ इस डिस्कशन को रैप अप करते हैं। अगर फोर्सेस प्रोडक्शन लाइन से ब्लाइंडली एक मिसाइल उठाकर उसे मोबाइल लॉन्चर से फायर करके पिन पॉइंट एक्यूरेसी ला सकती हैं, तो क्या फ्यूचर में फिक्स्ड मिसाइल साइलोज कंप्लीटली ऑब्सोलीट होने वाले हैं? अनप्रेडिक्टेबल और मोबाइल ऑटो लॉन्च सिस्टम्स डेफिनेटली रीजनल सिक्योरिटी और रिस्पॉन्स टाइम को एक नए डायमेंशन में ले जाएंगे। ये डेफिनेटली आगे ऑब्जर्व करने वाली चीज है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक। आज हम यूएस इंडिया इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट फ्रेमवर्क को डिस्कस कर रहे हैं, जिसे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फरवरी 13, 2025 को लॉन्च किया। राइट। और इसका फर्स्ट फेज मिड मार्च तक साइन होना है। बेसिकली इसका कोर मिशन है दोनों कंट्रीज के बीच टू वे ट्रेड को बूस्ट करना और इंपोर्ट ड्यूटीज को कम करना। इंपोर्ट ड्यूटीज की बात करें तो यूएस अब इंडियन गुड्स पर टैरिफ 50% से घटाकर डायरेक्ट 18% कर देगा। तो इंडिया रिटर्न में क्या दे रहा है? वेल, इंडिया भी यूएस इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पर ड्यूटीज एलिमिनेट या कट करेगा, लाइक ड्राइड डिस्टिलर्स ग्रेन्स और रेड सोरगम, जो मोस्टली एनिमल फीड के लिए यूज होते हैं। राइट। और फ्रेश और प्रोसेस्ड फ्रूट, सोयाबीन ऑयल, ट्री नट्स, वाइन और स्पिरिट्स भी इसमें शामिल हैं। यूएस एनर्जी प्रोडक्ट्स, एयरक्राफ्ट और एयरक्राफ्ट पार्ट्स खरीदेगा। वेट, $500 बिलियन। इसमें प्रेशियस मेटल्स, टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स और कोकिंग कोल भी हैं। पर इन नंबर्स का लोकल मार्केट पर क्या इम्पैक्ट होगा? मिनिस्टर पीयूष गोयल के अकॉर्डिंग इस एग्रीमेंट से एक्सपोर्टर्स, एमएसएमईज, फार्मर्स और फिशरमैन के लिए एक $30 ट्रिलियन का मार्केट खुलेगा। हाँ, और सबसे बड़ा एडवांटेज लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज को होगा, जैसे टेक्सटाइल्स, अपैरल, लेदर और फुटवेयर। सही कहा। और इसके साथ ही प्लास्टिक, रबर, ऑर्गेनिक केमिकल्स, होम डेकोर और आर्टिसनल मशीनरी को भी फायदा मिलेगा। ओह वाओ। और टैरिफ्स का क्या सीन है बाकी सेक्टर्स में? जेनेरिक फार्मास्यूटिकल्स, जेम्स, डायमंड्स और एयरक्राफ्ट पार्ट्स पर टैरिफ्स बिल्कुल जीरो हो जाएंगे। प्लस इंडिया को एयरक्राफ्ट पार्ट्स पर सेक्शन 232 के अंडर एग्जेम्पशंस मिलेंगे। राइट। और ऑटो पार्ट्स पर टैरिफ रेट कोटा यानी TRQ भी मिलेगा। लेकिन लोकल फार्मर्स का क्या? एक्चुअली उसके लिए सेंसिटिव प्रोडक्ट्स को कंप्लीटली प्रोटेक्ट किया गया है, जैसे मेज, व्हीट, राइस, सोया, पोल्ट्री, मिल्क और चीज। हाँ, और एथेनॉल, टोबैको, मीट और सर्टेन वेजिटेबल्स को भी टोटली शील्ड किया गया है। एग्जैक्टली। पर इस पूरी ट्रेड डील के बीच में एक बड़ा कॉम्प्लेक्स पॉलिसी मैटर ऑयल इंपोर्ट से जुड़ा है। राइट। अगस्त में यूएस ने इंडिया पर 25% रेसिप्रोकल टैरिफ और 25% एक्स्ट्रा लेवी लगाया था, क्योंकि इंडिया रशियन ऑयल परचेज कर रहा था। इस नए फ्रेमवर्क में उसका क्या हुआ? वेल, यूएस ने फरवरी 7 से वो 25% टैरिफ एलिमिनेट कर दिया है।
ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि न्यू दिल्ली ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मॉस्को से ऑयल इंपोर्ट स्टॉप करने का कमिटमेंट दिया है। लेकिन क्या यूएस इस प्रोसेस पर नजर रखेगा? उन्हें कैसे पता चलेगा? हाँ, ट्रम्प के ऑर्डर के अकॉर्डिंग यूएस ऑफिशियल्स इसको क्लोजली मॉनिटर करेंगे। अगर इंडिया फिर से ऑयल इंपोर्ट रिज्यूम करता है तो ऑफिशियल्स रेकमेंड करेंगे कि वापस 25% एड वैलोरम ड्यूटी लगानी चाहिए या नहीं। तो समरी ये है कि ये ट्रेड पैक्ट एक्सपोर्ट्स बढ़ा रहा है, एमएसएमईज और लेबर सेक्टर्स को अपॉर्चुनिटी दे रहा है और सेंसिटिव एग्रीकल्चरल को प्रोटेक्ट कर रहा है। बिल्कुल, पर साथ ही एनर्जी सोर्सिंग और ऑयल डिप्लोमेसी को भी डीपली नेविगेट कर रहा है, जो एक काफी बड़ा टॉपिक है। अगर फ्यूचर की ग्लोबल इकोनॉमी में ट्रेड एग्रीमेंट्स और इंडिपेंडेंट एनर्जी सोर्सिंग ऐसे ही जुड़ गए तो आने वाले टाइम में कंट्रीज अपनी फॉरेन पॉलिसी और इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच का बैलेंस कैसे मेंटेन करेंगी? ये एक ऐसा थॉट है जिस पर आगे डेफिनेटली फोकस रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक, नोनी बोरपुजारी और इनॉग्रल शाशीदर साइकिया मेमोरियल अवार्ड की इस क्विक समरी में आपका स्वागत है। ये असम की एक मेजर आर्ट एग्जीबिशन और वहां दिए गए पहले लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड का एक बहुत इंपॉर्टेंट ओवरव्यू है, जो आर्ट एंड कल्चर के हर एसेंशियल फैक्ट को क्लियरली समझाता है। फर्स्ट, इवेंट और मेन अवार्ड की बात करते हैं। फरवरी 1 से 3 तक गुवाहाटी आर्टिस्ट गिल्ड में 3rd राष्ट्रीय चित्र प्रदर्शनी 26 ऑर्गेनाइज हुई। यहाँ फेमस आर्टिस्ट नोनी बोरपुजारी को सबसे पहला शाशीदर साइकिया मेमोरियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पर्टिकुलर अवार्ड मैटर क्यों करता है। ये आर्ट के फील्ड में उनके आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन को एक प्रॉपरली रिकॉग्नाइज्ड प्लेटफॉर्म देता है। सेकंड, प्राइज और उनकी एक्सेप्टेंस स्पीच पर आते हैं। वैलिडिक्टरी फंक्शन में उन्हें 10,000 रुपीज कैश, एक मेमेंटो और एक साइटेशन मिला, जिसे बोरपुजारी ने लिटरली अपने लिए एक बड़ा बूस्टर बताया। उन्होंने एक पुरानी लेगेसी को जिंदा रखने की बात की और सजेस्ट किया कि शाशीधर साइकिया, जो रिमोट नागांव से थे पर उन्होंने कलकत्ता में ट्रेनिंग ली थी, उनकी पेंटिंग्स और राइटिंग्स को नीलपवन बरुआ के वर्क्स की तरह पब्लिश किया जाना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक, एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। किसी फैमिली के पास पुरानी फार्मिंग लैंड है और अचानक बाउंड्री डिस्प्यूट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऑफिस में रखा 70 इयर्स पुराना पेपर मैप डैमेज हो गया है। मतलब पेपर रिकॉर्ड्स अक्सर डैमेज या मैनिपुलेट हो जाते हैं। आज हमारा फोकस असम और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जियोस्पेशियल लैंड गवर्नेंस को एडवांस करने पर है। तो सवाल ये है कि पुराने पेपर रिकॉर्ड से हटकर मॉडर्न टेक्नोलॉजी की जरूरत क्यों पड़ रही है? बिना टाइम वेस्ट किए सीधे मेन न्यूज पर आते हैं। हाल ही में एक नया MOU साइन हुआ जो 3 मेन एंटिटीज को साथ लाता है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन लैंड गवर्नेंस या COELG, गुवाहाटी सेंटर ऑफ असम सर्वे एंड सेटलमेंट ट्रेनिंग सेंटर या ASSTC और बैंगलोर का तक्षशिला इंस्टीट्यूशन। ये तो एकदम एक सिस्टम अपग्रेड जैसा है। पर बैंगलोर के इंस्टीट्यूशन और असम गवर्नमेंट के साथ आने का मेन मकसद क्या है? देखो, तक्षशिला की चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सौम्या प्रभाकर ने बताया कि वो स्टेट गवर्नमेंट्स को पॉलिसी रिसर्च और कैपेसिटी बिल्डिंग के जरिए सपोर्ट करते हैं। अच्छा, हाँ, और COLG के डायरेक्टर प्रबीर कुमार दत्ता ने ऐड किया कि इस MOU का मेन फोकस ट्रेनिंग, जियोस्पेशियल पॉलिसी सपोर्ट, रिसर्च फैसिलिटीज और कोलैबोरेटिव स्टडीज पर है। थ्योरी और रिसर्च तो ठीक है, पर ग्राउंड लेवल एडमिनिस्ट्रेशन में इससे रियल फर्क क्या पड़ेगा? फर्क बहुत बड़ा है। डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स एंड सर्वेज कैलाश कार्तिक के अकॉर्डिंग मॉडर्न जियोस्पेशियल टूल्स से लैंड एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रांसपेरेंसी काफी इंप्रूव होगी। राइट। और डॉक्टर वाई नित्यानंदम ने भी गवर्नेंस में जियोस्पेशियल इंटेलिजेंस की इंपॉर्टेंस पर जोर दिया है। लेकिन क्या ये लॉन्ग टर्म में टिकेगा? बिल्कुल टिकेगा। रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लैमचोंगोई स्वीटी चांगसान ने कहा है कि इस जियोस्पेशियल कैपेसिटी बिल्डिंग को सभी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल्स पर इंस्टीट्यूशनलाइज करना बहुत जरूरी है। मतलब इसे पूरे सिस्टम का परमानेंट हिस्सा बनाना होगा। एकदम सही। इसका कंक्लूजन यही है कि असम और नॉर्थ ईस्ट रीजन में एक एफिशिएंट और रिस्पॉन्सिव लैंड गवर्नेंस के लिए इनोवेटिव और एविडेंस बेस्ड अप्रोच को प्रमोट किया जाए। तो अगर जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी और एविडेंस बेस्ड गवर्नेंस का ये मॉडल नॉर्थ ईस्ट में सक्सेसफुल होता है
तो क्या ये फ्यूचर में देश के बाकी हिस्सों के लिए लैंड रिकॉर्ड्स को ट्रांसपेरेंट बनाने का एक मास्टर ब्लूप्रिंट बन सकता है? नेक्स्ट टॉपिक। ओके, लेट्स अनपैक दिस। आज हम ईस्टर्न हिमालयाज में बनने वाली नई ग्लेशियल लेक्स के बारे में बात कर रहे हैं और उनकी एग्जैक्ट लोकेशन पता लगाना क्यों ज़रूरी है। क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लेशियर्स बहुत फास्ट मेल्ट हो रहे हैं, राइट? और उनका पानी नेचुरल डिप्रेशंस में जमा होकर नई लेक्स बना रहा है। हाँ, बिल्कुल। ये पानी इन नेचुरल गड्ढों में जमा हो रहा है और धीरे धीरे रिस्क बढ़ रहा है। राइट। तो ये वैसा ही है जैसे तेज बारिश आने से पहले हम अपना अम्ब्रेला तैयार रखते हैं। पहाड़ों में आने वाले फ्लड से बचने के लिए हमें पहले से पता होना चाहिए कि ये डेंजर वाली लेक्स एग्जैक्टली कहाँ बन रही हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि जब ये लेक्स फैलती है ना, तो इनके आउटबर्स्ट का रिस्क बहुत बढ़ जाता है, जिससे आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर और नेचुरल हैबिटेट्स कंप्लीटली तबाह हो सकते हैं। जैसे हमने ईयर 2013 के केदारनाथ फ्लड्स में देखा। सही कहा। और अभी रिसेंटली अगस्त 2025 के उत्तराकाशी फ्लड्स भी इसी का एग्जाम्पल है। हाँ, तो क्या हमारे पास इस खतरे को पहले से भांपने का कोई पुराना तरीका नहीं था? मॉडल्स तो थे ना। What's fascinating here is कि जो पुराने मॉडल्स थे वो प्योरली सिर्फ क्लाइमेट पर फोकस करते थे। वो लैंडस्केप फीचर्स यानी जमीन की बनावट को पूरी तरह इग्नोर कर देते थे, इसलिए उनके फोरकास्ट ट्रेनेबल नहीं थे। ओह, आई सी। सिर्फ क्लाइमेट से तो पूरी पिक्चर नहीं मिलती। तो नया सोल्यूशन क्या है? इसे ठीक करने के लिए IIT गुवाहाटी की टीम ने एक नया प्रोबेबिलिस्टिक फ्रेमवर्क बनाया है। ओह वाओ, किसने किया है ये रिसर्च? ये नेचर साइंटिफिक रिपोर्ट्स में पब्लिश हुई है। इसे IIT गुवाहाटी के सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के प्रोफेसर अजय दशोरा और रिसर्च स्कॉलर अनुष्का वाशिष्ठा ने लीड किया है, और साथ में यूनिवर्सिटी ब्रुनाई दारुसलाम के डॉक्टर अफरोज अहमद शाह भी थे। Yes, when it gets really interesting. आखिर ये नया सिस्टम काम कैसे करता है? बेसिकली टीम ने हाई रेजोल्यूशन गूगल अर्थ इमेजेस और डिजिटल एलिवेशन मॉडल्स का यूज किया। ओके। ये किस टाइप के फीचर्स ढूंढ रहे थे वो लोग बोल्ड शेप डिप्रेशंस और वैलीज और फ्लो चैनल्स जैसे कॉम्प्लेक्स लैंडस्केप फीचर्स को कैप्चर कर रहे थे। उन्होंने स्पेसिफिकली 3 प्रिडिक्टिव मेथड्स को टेस्ट किया। 3 मेथड्स? Yes. कौन-कौन से? लॉजिस्टिक रिग्रेशन, उसके बाद आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क और तीसरा बेजियन न्यूरल नेटवर्क या BNN। तो इनमें से सबसे एक्यूरेट रिजल्ट किसका आया? रिजल्ट में BNN सबसे ज्यादा एक्यूरेट निकला। इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्टर्स थे नेबरिंग लेक्स और सर्क्स और हाँ, जेंटल स्लोप्स और रिट्रीटिंग ग्लेशियर्स। वेट, तो इस नई टेक्निक को यूज करके उन्हें ग्राउंड पर कितनी डेंजर लोकेशंस मिली? इस फ्रेमवर्क का यूज करके टीम ने ईस्टर्न हिमालयाज में एग्जैक्ट 492 ऐसी लोकेशंस खोजी हैं जहां नई ग्लेशियर लेक्स बन सकती हैं और जिन्हें बहुत केयरफुल मॉनिटरिंग की जरूरत है। 492 लोकेशंस, दैट्स अ लॉट। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? आम जिंदगी या फ्यूचर प्लानिंग में इसका रोल क्या है? ये सीधा अर्ली वार्निंग सिस्टम्स बनाने में गाइड करेगा, ताकि नई रोड्स, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स और सेटलमेंट्स के लिए सेफ जगह तय की जा सके। राइट। लॉन्ग टर्म वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट में भी तो ये बहुत काम आएगा ना? बिल्कुल आएगा। और आगे चलकर रिसर्च टीम इसमें मुरेन डेवलपमेंट हिस्ट्रीज को भी जोड़ेगी। अच्छा, और कोई फ्यूचर अपडेट्स हैं इस मॉडल में? हाँ, वो लोग डेटा प्रिपरेशन को ऑटोमेट करेंगे और फील्ड बेस्ड वैलिडेशन ऐड करेंगे, जिससे इस मॉडल की एक्यूरेसी और भी ज्यादा बेहतर हो सके। गॉट इट। तो इन शॉर्ट प्रोफेसर दशोरा की रिसर्च ने ये साफ कर दिया है कि जमीन का आकार और उसकी बनावट, मतलब शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द लैंड, ये एक्चुअली सेंट्रल रोल प्ले करता है ये डिसाइड करने में कि कोई नई ग्लेशियर लेक कहाँ और कैसे बनेगी। नेक्स्ट टॉपिक। इमेजिन करिए एक घना जंगल है जहाँ ट्रेडिशनल हथियारों की जगह आसमान में छोटे छोटे ड्रोन्स उड़ रहे हैं। राइट। और जमीन पर छिपे लोग सीधे स्पेस में मौजूद सैटेलाइट से हाई स्पीड इंटरनेट यूज कर रहे हैं। ये किसी हॉलीवुड स्पाई मूवी का सीन नहीं है, बल्कि हमारे नॉर्थ ईस्ट के बॉर्डर एरियाज की रियलिटी है। बिल्कुल। ओके, लेट्स अनपैक दिस। आज हम नॉर्थ ईस्ट मिलिटेंसी में जो टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर और सर्विलेंस के नए ट्रेंड्स आ रहे हैं उन पर बात करेंगे। व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज कि कैसे इन डेवलपमेंट्स की वजह से ना हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को अपनी पूरी डिफेंस स्ट्रैटेजी को एकदम रीथिंक करना पड़ रहा है। हाँ, क्योंकि सोर्सेज बताते हैं कि एक नागा आउटफिट ने 2 सर्वेलेंस ड्रोन्स, 2 क्वाड्रिकॉप्टर ड्रोन्स और 2 हेक्साकॉप्टर ड्रोन्स प्रोक्योर किए हैं।
ओह वाओ। और साथ में एक ड्रोन जैमर, कुछ बॉम्ब्स और एक्सेसरीज भी। और ये सब कैचिन रेबल्स के थ्रू आया है, जिन्हें ये चाइना से मिला था। कुछ और ग्रुप्स भी सर्विलेंस ड्रोन्स ले रहे हैं। और पता है, खतरा सिर्फ सर्वेलेंस का नहीं है। मणिपुर पुलिस ने कंफर्म किया है कि कुकी मिलिटेंट्स अब वेपनाइज्ड ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं बॉम्ब्स ड्रॉप करने के लिए। वेट, सीरियसली? हाँ, अभी गुवाहाटी के पास भी एक कुकी मिलिटेंट ड्रोन इक्विपमेंट के साथ पकड़ा गया है। मतलब ये ड्रोन्स अब सिर्फ आसमान से देखने का टूल नहीं रहे, बल्कि ये एक्टिव स्ट्राइक वेपन बन चुके हैं। एग्जैक्टली, उन्होंने कमर्शियल ड्रोन्स को मॉडिफाई कर दिया है। और बात सिर्फ वेपन्स की नहीं है, कम्युनिकेशन भी बहुत एडवांस्ड हो गया है। एक नागा रेबल ग्रुप बॉर्डर एरियाज में स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट का यूज कर रहा है। राइट, और करीब 1 साल पहले भी मणिपुर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक स्टारलिंक डिवाइस सीज किया था जो रिपोर्टेडली पीएलए का था। अच्छा। और अभी जो नागा फैक्शन इसे यूज कर रहा है, उनका यूएलएफआई के साथ वर्किंग रिलेशनशिप है, तो पॉसिबिलिटी है कि वो भी इस फैसिलिटी का इस्तेमाल करें। Here's where it gets really interesting. Starlink तो इंडिया में लॉन्च ही नहीं हुआ है ना, उसे तो अभी रेगुलेटरी अप्रूवल्स का वेट है। हाँ बिल्कुल। तो ये काम कैसे कर रहे हैं? बेसिकली म्यांमार बॉर्डर एरियाज में सैटेलाइट लिंक आराम से मिल जाता है। म्यांमार के कॉन्फ्लिक्ट जोन में जहां गवर्नमेंट इंटरनेट ब्लैकआउट्स लगाती है, वहां स्टारलिंक अपोजिशन ग्रुप्स या मीडिया के लिए एक लाइफलाइन बन गया है। ओहो, मतलब कवरेज स्पिलओवर हो रहा है। हाँ, हालांकि स्पेसएक्स ने इंटरनेशनल प्रेशर के बाद म्यांमार थाईलैंड बॉर्डर पर साइबर स्कैम सिंडिकेट्स वाले 2500 स्टारलिंक डिवाइस डिसेबल भी किए थे। So what does this all mean? मतलब सिक्योरिटी फोर्सेस इस बदलते हुए थ्रेट को टैकल कैसे कर रही हैं? फोर्सेस भी अडेप्ट कर रही हैं। इंडियन आर्मी ने अभी टिनसुकिया में एक काउंटर ड्रोन कैप्सूल कंडक्ट किया है। रेड शील्ड गनर्स ने ये ट्रेनिंग दी, जिसमें असम पुलिस, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और आईओसीएल के पर्सनल ने भी पार्टिसिपेट किया। अच्छा, IOCL भी, मतलब इस कैप्सूल का एम अवेयरनेस और एजेंसीज के बीच कोऑर्डिनेशन बढ़ाना था। हाँ, इसमें प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन और स्ट्रक्चर्ड इंटरेक्शन शामिल थे। राइट। और पॉलिसी लेवल पर भी यूनियन सेक्रेटरी ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट राजेंद्र कुमार ने अपने रीसेंट इंडो म्यांमार बॉर्डर विजिट के दौरान मॉडर्न मॉनिटरिंग टेक्निक्स के रैपिड इंटीग्रेशन की बात की है। उन्होंने ड्रोन्स और एडवांस सेंसर सिस्टम्स डिप्लॉय करने को कहा है, ताकि एक स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट फ्रेमवर्क तैयार हो सके। राइट, ये तो बहुत जरूरी है क्योंकि थ्रेट बहुत रियल है। और पता है, इसमें सबसे प्रोवोकेटिव थॉट ये है कि टेक्नोलॉजी कोई बाउंड्रीज नहीं देखती। एक तरफ स्टेट एक्टर्स स्मार्ट बॉर्डर्स और एडवांस सेंसर सिस्टम से सिक्योरिटी मजबूत कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ नॉन स्टेट एक्टर्स भी सेम कमर्शियल टेक्नोलॉजी जैसे सैटेलाइट इंटरनेट और ड्रोन्स इस्तेमाल करके एक नया असिमेट्रिक वॉरफेयर क्रिएट कर रहे हैं। ये अब सिर्फ हथियारों की लड़ाई नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी एक्सेस की लड़ाई बन गई है। नेक्स्ट टॉपिक। एक सिचुएशन देखते हैं जहां एक फैमिली 200 इयर्स से एक ही रेंटेड घर में रह रही है। जनरेशंस बीत गए, राइट? बिल्कुल ऐसे ही होता है। बट उनके पास उस लैंड का कोई ओनरशिप नहीं है। पर अब असम गवर्नमेंट ने टी गार्डन वर्कर्स के लिए एक बहुत बड़ा लैंड राइट्स पॉलिसी शिफ्ट शुरू किया है। करेक्ट, मतलब फाइनली लीगल पट्टाज या प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स मिलने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है ऑफिशियली। राइट। और ये बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप है यार। एक जनरेशंस पुरानी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, पर लीगली ये प्रोसेस प्रैक्टिकली कैसे काम कर रहा है? तो इसके लिए असम असेंबली के लास्ट सेशन में सीलिंग एक्ट को अमेंड करके एक लॉ पास किया गया है। अच्छा, सीलिंग एक्ट में अमेंडमेंट? हाँ, क्योंकि पहले लैंड और हाउसेज लीगली टी एस्टेट प्रोप्राइटर्स के नाम पर थे। मेक सेंस। तो अब अमेंडमेंट के बाद सीधा वर्कर्स को लैंड और हाउस दोनों का ओनरशिप मिलेगा। ये सिर्फ पेपर वर्क नहीं है, एक हिस्टोरिकल इनजस्टिस को करेक्ट करने का गवर्नेंस तरीका है। वाओ। और मैंने देखा कि दिनजॉय टी स्टेट में एक पब्लिक मीटिंग के दौरान एप्लीकेशन फॉर्म्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए गए। हाँ, वर्कर्स को उन फॉर्म्स में अपना नाम और ऑक्यूपाइड एरिया जैसी ओनरशिप डिटेल्स डिक्लेयर करनी है। बट असम में तो ऑलमोस्ट 10 लाख टी गार्डन वर्कर्स हैं, मतलब 5 लाख फैमिलीज एलिजिबल हैं इन लैंड पार्टास के लिए। बिल्कुल, बहुत बड़ा स्केल है ये। तो 800 टी गार्डन्स का सर्वे करना तो एक ह्यूज एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज है ना? चैलेंज तो है, पर सर्वेज ऑलरेडी 103 टी एस्टेट्स में कंप्लीट हो चुके हैं। वाओ, इतनी जल्दी? हाँ, और 250 एस्टेट्स में स्टार्ट हो रहे हैं। टोटल ऑलमोस्ट 800 टी गार्डन्स इस मैसिव एक्सरसाइज में इन्वॉल्व होंगे। और इस पूरे प्रोसेस की टाइमलाइन क्या है?
टारगेट है कि 6 से 7 मंथ्स में ये पूरा हो जाए। हाँ, अच्छा, हाँ, ताकि नेक्स्ट असेंबली इलेक्शन से पहले कुछ वर्कर्स को पट्टाज मिल जाए। राइट। और सबसे बड़ा प्रैक्टिकल बेनिफिट बताऊं, ओनरशिप मिलने के बाद वर्कर्स को अपना घर अपग्रेड करने के लिए टी गार्डन मैनेजमेंट की परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। राइट, मतलब बिना परमिशन घर अपग्रेड करना एक ट्रू एम्पावरमेंट का साइन है। बिल्कुल। और सिर्फ लैंड ही नहीं, एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी में भी एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। स्टेट कैबिनेट जल्द ही टी ट्राइब कैंडिडेट्स के लिए 3% रिजर्वेशन एक्सपैंड करने वाली है। वेट, पहले भी तो रिजर्वेशन था ना? हाँ, बट पहले ये सिर्फ ग्रेड 3 और ग्रेड 4 पोस्ट तक लिमिटेड था। ओके। अब इसको गजेटेड पोस्ट तक एक्सटेंड किया जाएगा। मतलब चीफ मिनिस्टर का गोल है कि इस कम्युनिटी से मैजिस्ट्रेट्स और डीएसपीज या सीनियर ऑफिसर्स बन सकें। एग्जैक्टली। वाओ। और ये सब ऐसे ही नहीं हो रहा। उस मीटिंग में बहुत सारे स्टेक होल्डर्स प्रेजेंट थे, जैसे मिनिस्टर्स केशव महंता, राइट, रूपेश घोला और प्रशांता पुखान। साथ में एमएलएस पुनेनकर बरुआ और विनोद हजारिका। हाँ, और सीनियर बीजेपी और एजीपी लीडर्स भी थे। साथ ही डिनजॉय टी एस्टेट के डायरेक्टर्स मृगेंद्र जलन और मृत्युंजय जलन भी वहां थे। बिल्कुल। मतलब ये पॉलिसी सिर्फ लैंड राइट्स के बारे में नहीं है, ये हायर गवर्नमेंट लेवल्स में कम्युनिटी रिप्रेजेंटेशन के बारे में भी है। करेक्ट। लैंड सिक्योरिटी और गजेटेड ऑफिसर्स जैसी टॉप गवर्नमेंट जॉब्स में रिप्रेजेंटेशन मिलने से जो सोशल मोबिलिटी आएगी ना, वो बहुत इम्पैक्टफुल होगी। बिल्कुल। सीलिंग एक्ट अमेंडमेंट से लेकर 3% गजेटेड पोस्ट रिजर्वेशन तक ये पॉलिसी चेंजेस एक पूरी कम्युनिटी का सोशियो इकोनॉमिक लैंडस्केप बदल रहे हैं। हाँ, ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। तो एक फाइनल सोचने वाला सवाल ये है कि जब एक कम्युनिटी जिसके पास 200 इयर्स तक लैंड ओनरशिप नहीं थी, वो अब लैंड ओनर्स और टॉप गवर्नमेंट ऑफिसर्स बनेंगी, तो असम की ट्रेडिशनल टी इकोनॉमी और एडमिनिस्ट्रेशन पर इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा? नेक्स्ट टॉपिक। आज हम सीधे प्रोपोज्ड 2025 इनकम टैक्स रूल रिफॉर्म्स पर बात करेंगे। मतलब ये ड्राफ्ट रूल्स अप्रैल 1 से लागू हो जाएंगे। राइट। और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी सीबीडीटी अभी स्टेक होल्डर्स के साथ बात कर रहा है। उनका प्लान है कि मार्च फर्स्ट वीक तक इनको फाइनलाइज कर दें। या तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा पैन कार्ड की नई लिमिट्स पर आते हैं, क्योंकि वहाँ काफ़ी चेंजेस हैं। बहुत चेंजेस हैं। जैसे कैश ट्रांजैक्शंस में पहले बैंकिंग कंपनी में 50,000 पर डे वाली लिमिट थी, पर अब एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख या उससे ज्यादा डिपॉजिट या विड्रॉल पर पैन मैंडेटरी है। ओह वाओ, सीधा 10 लाख। और मोटर व्हीकल्स में भी ना, पहले 2 व्हीलर्स इन रूल्स से बचे हुए थे, पर अब मोटरसाइकिल्स मिलाकर कोई भी व्हीकल अगर 5 लाख से ऊपर का है तो पैन देना होगा। एग्जैक्टली। और अगर होटल्स या इवेंट्स की बात करें, जैसे कन्वेंशन सेंटर्स, बैंक्वेट हॉल्स या इवेंट मैनेजमेंट, वहाँ बिल की लिमिट 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई। सेंस। प्रॉपर्टी के लिए भी लिमिट बढ़ी है ना? हाँ, इमूवेबल प्रॉपर्टी के परचेज, सेल, गिफ्ट या जॉइंट डेवलपमेंट के लिए लिमिट 10 लाख से 20 लाख हो गई है। और सबसे बड़ा चेंज इंश्योरेंस में है। राइट, वो 50,000 वाली प्रीमियम लिमिट है ना? हाँ, पहले साल में 50,000 प्रीमियम पर पैन लगता था, पर अब इंश्योरेंस कंपनी के साथ किसी भी नए अकाउंट बेस्ड रिलेशनशिप के लिए पैन एकदम मैंडेटरी है। ये तो वही बात हो गई जैसे हम फोन में सिर्फ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस ऑन रखते हैं। टैक्स डिपार्टमेंट भी इन टेक एनहांसमेंट्स का यूज करके बस रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन कैप्चर करना चाहता है। ट्रू। और सैलरीड क्लास के लिए भी कुछ अपडेट्स हैं। एचआरए के लिए कैटेगरी 1 मेट्रोपॉलिटन सिटीज की लिस्ट में अब बेंगलुरु, पुणे, अहमदाबाद और हैदराबाद को ऐड कर दिया गया है। ये साफ दिखाता है कि उन शहरों में मार्केट रियलिटीज कितनी बदल गई हैं और कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत हाई हो चुकी है। बिल्कुल। साथ ही टैक्स फ्री परक्विजिट्स में जो फ्री मील्स होते हैं, उनकी वैल्यू अब 200 पर मील फिक्स कर दी गई है। और कंपनी कार्स का अलाउंस भी तो रिवाइज हुआ है। हाँ, 1.6 लीटर से कम इंजन वाली कार पर 8,000 पर मंथ का अलाउंस होगा और बड़ी कार्स पर 10,000 पर मंथ, जिसमें ड्राइवर अलाउंस भी इंक्लूडेड है। सही है। और अगर हम डिजिटल इकोनॉमी देखें तो एक तरफ कैश ट्रांजैक्शंस पर लिमिट्स रैशनलाइज हो रही हैं और दूसरी तरफ क्रिप्टो को टैक्स नेट में ला रहे हैं। हाँ, क्रिप्टो एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए अब टैक्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन शेयर करना और ड्यू डिलिजेंस मैंडेटरी हो गया है। राइट, और गवर्नमेंट का डिजिटल रूपी भी था है। एग्जैक्टली। सीबीडीसी को अब फॉर्मली एक एक्सेप्टेड मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मान लिया गया है। ये कनेक्शन बहुत इंटरेस्टिंग है कि फिजिकल कैश मॉनिटर हो रहा है पर डिजिटल एसेट्स पूरी तरह सिस्टम में आ रहे हैं। तो
आखिर में सोचने वाली बात ये है कि अगर CBDC पूरी तरह से एक एक्सेप्टेड पेमेंट मोड बन जाता है और क्रिप्टो की हर डिटेल रिपोर्ट होने लगती है, तो क्या फ्यूचर में फाइनेंशियल प्राइवेसी जैसी कोई चीज़ बचेगी या हमारी हर छोटी बड़ी ट्रांजैक्शन हमेशा के लिए रिकॉर्ड हो जाएगी?